बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी और इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। मौसम तो खुशगवार है ही। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद और लाहौर में बारिश की प्रेडिक्शन की जा रही है और कल भी बारिश हुई, बूंदाबांदी हुई। मौसम थोड़ा सा खुशगवार हो गया। जो दिन के औकात में धूप थी, मौसम छट गया और अब दोबारा से थोड़ी सी ठंडक का एहसास शुरू हो चुका है। इसी के साथ आज के दिन की मुनासिबत से बात कर लेते हैं जी। आज दुनिया भर में कैंसर डे मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद अवेयरनेस देना है। ऐसी डिजीज के बारे में बात करना है जो अवेयरनेस के जरिए जिसके रिस्क फैक्टर्स को कम किया जा सकता है। तो आज प्रोग्राम में भी हमने एक स्पेशल सेगमेंट करना है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स की बात करेंगे। कैंसर्स क्यों होते हैं और किस तरह उनसे बचा जा सकता है, और अगर खुदा ना खास्ता कोई साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको कैसे कैच करना है, ये तमाम अवेयरनेस आप तक पहुंचाएंगे। फिर पॉलिटिकल सिनेरियोज भी होंगी और भी बहुत कुछ होगा। सबसे पहले चलते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ। हुकूमत को घर कैसे भेजें, फैसला करने के लिए पीटीएम का सरबराही इजलास आज होगा। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान में टेलीफोनिक राबता। साबिक वज़ीर आज़म ने मौलाना को इस्तीफों, लॉन्ग मार्च और धरने की मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी करा दी। सेनेट इंतख़ाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने से मुतालिक 26वें आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल हंगामा आराई की नजर। आज फिर कौमी असम्बली का इजलास होगा। शुगर मिल्स मालिकान ने 345 अरब रुपए की टैक्स चोरी की। वजीर आजम इमरान खान का टैक्स चोरी में मुलविस शुगर मिल्स मालिकान को नोटिस जारी करने का हुक्म। पाकिस्तान के राशिद नसीम का एक और रिकॉर्ड, 3 मिनट में 10 किलो वजन के साथ 159 मार्शल आर्ट्स किक, भारतीय खिलाड़ी को शिकस्त दे दी। 2021 में पहला और इनफरादी तौर पर राशिद नसीम का 64वां रिकॉर्ड। सीरीज में बरतरी का मिशन, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट आज से रावलपिंडी में शुरू होगा। कौमी टीम का 17 रुकनी स्क्वाड बरकरार। बाबर आजम जीत के लिए पुरएतमाद। और आज दुनिया भर में कैंसर डे मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद लोगों को इस मर्ज के खतरात से आगाह करना है। ये थे हमारी टॉप स्टोरीज और बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का। सबसे पहले पॉलिटिकल एक्टिविटीज और डिफरेंट स्टेटमेंट्स का खुलासा आपको दिखाते हैं। I wish to move that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan in essence जब तक मुकम्मल नहीं होगा इंक्वायरी नहीं होगी। ला मिनिस्टर साहब एक मिनट जी। ला मिनिस्टर साहब ओपन नहीं, बैलेट आप बात अगर इलेक्शन करा रहा है मौजू पे नहीं कर रहे हैं सेनेट के लिए, तो इसका मतलब ये है कि ये आर्टिकल 218(3) के ऐन मुताबिक है। हमारे ऑनरेबल मेंबर रफीउल्लाह साहब को जिस अंदाज से उन्होंने इशारा दिया, शायद मैं वो अपने ज़ुबान पर भी नहीं ला सकता। हम हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे और उसमें जलसे भी होंगे, जुलूस भी होंगे, रैलीज भी होंगी, प्रोटेस्ट भी होंगे, लॉन्ग मार्च भी होगी और अदम इतमाद भी होगा और एज लास्ट ऑप्शन इस्तीफे भी होंगे। हम तो आज भी कहते हैं कि पीटीआई वाले जुर्रत का मुजाहरा करें और 14 सेनेटर्स जिन्होंने खरीद उनकी लिस्ट शाये करें। जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से होगा हम उसको डिसोन करेंगे, हम उसको रिसीव करेंगे। वज़ीर आज़म साहब, इमरान खान साहब, आपके करतूत से लगता है कि सिमलापना नहीं है, क्योंकि आप हमारे घरेलू सार्फिन को, हमारे सनअतकारों को, हमारे बिजनेसमैन को उनके आईनी हक से महरूम रखते हैं। आप उनको उनके हिस्से की गैस फराहम नहीं करते। In 2021, when the Chinese government, the Chinese people have come forward and given us this first vaccine of 500 doses free of cost. Thank you. जी, ये तो था मुकम्मल खुलासा जो आपने मुलायजा किया कल पंजाब असम्बली के इजलास से लेकर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चलती रहीं और बयानात आते रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहा जी नेशनल असम्बली के इजलास से लेकर, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट का इजलास ही रहा। अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह ने जहाँ एक तरफ ये फैसला किया है कि हम अब लॉन्ग मार्च अनाउंस कर देंगे, हम 15 मार्च से लॉन्ग मार्च करेंगे और उसके साथ साथ पहले मरहले में इस्तीफों का प्लान होगा, फिर दूसरे मरहले में हम
सूबाई असम्बलियों से इस्तीफा देंगे। वहीं पर जो कल असम्बली का इजलास हुआ, काफी बहस चलती रही, गर्मा गर्मी चलती रही और सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने से मुतालिक 26वें आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में जब पेश किया गया तो बिल के पेश होते ही अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान अल्फाज की हाथापाई, यानी कि जंग, एक पूरा मैदान जंग बना रहा। मुसलसल आवाजें आती रहीं, नारे कसते रहे। ऑपोजिशन के अरकान तो कुछ सीटियां लेकर बैठे थे जो बजाते रहे, गो नवाज गो के नारे लगते रहे। 3 बार कोरम की निशानदेही भी की और फिर आखिर में स्पीकर साहब ने भी हाथ जोड़ दिए। डॉक्टर दर्शन ऐवान में मुसलसल, जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, प्लास्टिक की सीटी लेकर आए थे जी और वो बजाते रहे। 4 घंटे तक बार बार शोर शराबा होता रहा और फिर इजलास आज 11 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया। मुख्तलिफ अरकान जब बात करते रहे तो दूसरी पार्टी, यानी कि अगर ऑपोजिशन से कोई बात कर रहा था तो गवर्नमेंट की साइड से, और अगर गवर्नमेंट से कोई बात कर रहा था तो ऑपोजिशन की साइड से मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया गया और उनको बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही थी इस तरह से कि कोई उनको सुन पाए। सबसे बड़ी टर्म जो इस्तेमाल की जाती है वो हॉर्स ट्रेडिंग की है। जैसे जैसे सेनेट के इलेक्शंस करीब आ रहे हैं ये बाज़गश्त और ये गूंज ऊंची होती जा रही है। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि ओपन बैलेटिंग के जरिए वोटिंग कराई जाए, ऑपोजिशन भी यही चाहती है। लेकिन जब तरमीमी बिल आ रहा है तो गवर्नमेंट और ऑपोजिशन जो है वो ऑब्वियसली कंसेंसस नहीं हो पा रहा कि एक्चुअली ये करना है या नहीं करना। इसके ऊपर बाकायदा बहस होनी थी, बजाय इसके कि वो प्रोडक्टिव साइड पर जाती। वही हुआ, हंगामा आराई की नजर हुई, इजलास मुलतवी करना पड़ा और आज दोबारा 11 बजे इजलास शुरू होगा। अगर दोनों ही मुत्तफिका राय से ये बिल मंजूर कर लेते हैं तो ओपन बैलेटिंग हो जाएगी। ओपन बैलेटिंग से मुराद वो तमाम मेंबर्स जो सेनेटर्स के लिए वोटिंग करना चाहते हैं, जो सेनेटर्स को मुंतखब करेंगे, उनको ओपनली अपना वोट कास्ट करना होगा। तो हॉर्स ट्रेडिंग, और हॉर्स ट्रेडिंग क्या है कि जो पैसों की लेन देन के बाद वोटिंग कराई जाती है और वोट्स खरीदे जाते हैं, ऐसा इल्जाम लगाया जाता है कि ये टर्म कुछ सालों से बहुत ज्यादा पार्लियामेंट में नजर आ रही है, वो नहीं हो सकेगी। सो इस तमाम सिनेरियो पर हम बात करेंगे। एक तरफ लॉन्ग मार्च की डेट दे दी गई लेकिन अपोजिशन जो है वो सेनेट इंतखाबात में हिस्सा ले रही है और दूसरी तरफ पंजाब असम्बली नेशनल असम्बली का जो ये इजलास रहा, इस पर हम बात करेंगे। नासिर बेग चुगताई हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी, गुड मॉर्निंग आपको भी। सर, ये पूरा सिनेरियो अब थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है जब पीडीएम ने खास तौर पर ये अनाउंस कर दिया कि अब हम 15 मार्च से, यानी कि सेनेट इंतखाबात के बाद से लॉन्ग मार्च करेंगे और पहले मरहले में कौमी असम्बली से हम इस्तीफा देंगे। हाँ, ये बिल्कुल जो पहले गुफ्तगू कर चुके हैं उसके मुताबिक ही है और इसमें हम बात ये है कि कोई भी वोट नहीं है। कल तक कोई बहुत से लोग कह रहे थे पीडीएम टूट रही है और बारिश चल गई वगैरह वगैरह। ये पहले कौन कार्ड लगे, पीडीएम को चलना है, पीडीएम को रखना है बरकरार और ताकि चेक भी रहे, मसला भी रहे। तो पहले भी हमने कहा था ज़िमनी इंतखाबात में, पहले भी हमने कहा था कि ज़िमनी इंतखाबात और इंतखाबात, मैं तो आगे की बात कर रहा हूँ कि आम इंतखाबात में भी ये मुश्तरका हिस्सा लेंगे। हमने ये कहा था कि सेनेट को खाली छोड़ना बुरा होगा, मुनासिब नहीं होगा, सेनेट को खाली नहीं छोड़ रहा है। लेकिन मतलब इस्तीफे का जो प्रॉब्लम है वो आगे चलकर आएगा। वो यूं आएगा कि जब आप सेनेट में इंतखाबात में जा रहे हैं और उसके बाद आप इस्तीफे देंगे तो क्या जो आपके सेनेटर मुंतखब हो रहे हैं वो भी इस्तीफे देंगे? एक मसला ये आएगा। लॉन्ग मार्च तो इशू ही नहीं है कोई। लॉन्ग मार्च तो अगर ये, मैं तो कह रहा हूँ, अगर ये 5 लाख लोग भी ले आए लॉन्ग मार्च के अंदर फिर वो काम हो जाएगा जो ये चाहते हैं। अच्छा। लेकिन ये कि आगे जाकर और बातचीत होगी, आज और बातचीत होगी, मजीद बातचीत होगी। नवाज शरीफ और फजलुर रहमान और मरियम तीनों ने कल बहुत अहम मुशावरत की है। नवाज शरीफ साहब 1 महीने के बाद निकले हैं आइसोलेशन से क्योंकि इंग्लैंड में कोरोना बहुत खतरनाक है। जी। उसके बाद उन्होंने बातचीत भी की है, दफ्तर भी गए हैं वो अपने भाई बेटे के। तो मेरा ख्याल है कल बहुत अहम बातचीत हुई है और वो कन्वे किया गया है ज़रदारी साहब को। ज़रदारी साहब अपने उसूल पर कायम है कि हम असम्बली नहीं तोड़ने देंगे, हम जमहूरियत बरकरार रखेंगे, हम सिस्टम को बर्बाद नहीं होने देंगे। इस सिस्टम में रहते हुए इस हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई होगी और इस कार्रवाई को हम पूरा करेंगे। ये उनका मशवरा है इनको और वो कहते हैं हमसे सीखो।
अच्छा जी, हमसे सीखो। और इसी में वो बात जो करते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, उसके ऊपर भी आपको क्या लगता है कि पीडीएम मुत्तफिक हो सकेगी? क्योंकि ऑब्वियसली जिससे भी पूछें वो यही कहते हैं कि पीडीएम के इजलास में डिस्कशंस करेंगे, हमारी सिर्फ तजवीज़ है पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली एक जमहूरी अमल है, आइन भी उस चीज़ की इजाज़त देता है। क्या आपको लगता है कि तमाम ऑपोजिशन की जमातें मान जाएंगी इस बात को? नून लीग का लग नहीं रहा, वो जिसे कहते हैं ना कि नजर नहीं आ रहा कि वो इस चीज़ के ऊपर इत्तफाक करेंगे पीपल्स पार्टी से। ये मुझे हैरत है कि नून लीग अदम इत्तेमाद को ऑप्शन आउट कर रही है। ये ऑप्शन अगर आउट भी करना था तो इसको ऑन टेबल रखना था, इसको ऑन एयर नहीं बात करती थी, छुपा के रखती है, अंदर बात करते, बताते हमारे पास दाने पूरे नहीं है, दाने मुक गए हमारे पास। खुल के बात करते हैं कि जी हमारे लोग चले गए, हमारे लोग फ्लो क्रॉस कर गए, ना पंजाब में हमारे पास लोग हैं, ना कौमी असम्बली में लोग हैं। तो शायद पीपल्स पार्टी को समझ में आए, बात अकल में आए। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ, अच्छा आपको लगता है जब बात होती है उनसे नासिर साहब, तो वो कहते हैं हुकूमत के पास अब अक्सरियत नहीं है, हुकूमत अपने दाने खो चुकी है। देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे नजदीक पीपल्स पार्टी, PMLN, फजलुर रहमान, मैंगल साहब और बाकी पार्टियां अगर मिल जाएं और इनके लोग धोखाधड़ी ना करें तो इनकी अक्सरियत है, हुकूमत उड़ सकती है। अच्छा, लेकिन अगर मरियम ये कहती हैं कि हमारे लोग कैसे पूरे होंगे, इस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं है, तो ये तो मुनासिब बात नहीं है। आप अटेम्प्ट तो करें ना। देखिए, मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, लेकिन अटेम्प्ट करके होता क्या है नासिर साहब? चेयरमैन सेनेट के जब हुआ था और उसको दोबारा से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए थे, लेकिन क्या हुआ था आपने भी देखा था कि अटेम्प्ट करने के बाद सुबकी का सामना करना पड़ा। तो आई थिंक दैट्स द रीजन नून लीग नहीं चाह रही कि वो दोबारा उस सिचुएशन में जाए। सुबकी का सामना करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि उसने वोट काटे हैं, वोट तोड़े हैं, वोट खरीदे हैं, माजी में हुआ है। आज जो मैं देख रहा था फरूक नसीम साहब को चिल्लाते हुए, चिल्लाते हुए, उछलते हुए, मुझे शर्म आ रही थी। ये मुशर्रफ के वकील थे, वो मुशर्रफ जिसने 10 पीपल्स पार्टी के अरकान को गन पॉइंट पर तोड़ा था, नैब का झांसा देकर, नैब को ब्लैकमेल करके, फैसल साल हयात वगैरह 10-11 थे शायद, पैट्रियट बनाई थी पीपल्स पार्टी पैट्रियट। ये वो फरूक नसीम है। और आज ये उछल रहे हैं, आज ये बातें कर रहे हैं जमहूरियत की और ट्रांसपेरेंसी की और धांधली ना होने की। मेरा ख्याल ये है कि इन जमातों को, जो पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI, इनको पूछना चाहिए कि वो लोग जो चेयरमैन के इंतखाब में टूटे थे वो किसने खरीदे थे, उनकी खरीदारी किसने की थी, बात सामने आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग इस पर नोट ले रही है। क्वेश्चन जो किए अटॉर्नी जनरल से, बहुत काबिल आदमी, बहुत, और कल उन्होंने कह भी दिया एक जुमला, बड़ा तारीखी जुमला का है, मैं दोहराना चाहता हूँ। क्या आपने देखा ड्रामे वाला कि भुट्टो साहब को फांसी दी गई, लेकिन वो झूठ सामने आ गया। झूठ कभी सच नहीं बनता और सच सामने आता है। ये जुमला उन्होंने कहा है, तारीखी जुमला है। जी जी जी, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड रहा। कई क्वेश्चन किए गए कि भाई अगर आप भी कह रहे हो कि फोर क्रॉस करने वाला डिस्क्वालीफाई नहीं होता तो फिर मसला क्या है, इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? फिर हमें बताइए आप कि वो कौन लोग थे जिन्होंने फोर क्रॉस किया था। ये कोर्ट ने पूछा है जी, उनका नाम बताइए, तो वो नाम बताने से इनकारी है। तो वो एक बहुत जबरदस्त डिबेट हो रही है, मजे की डिबेट हो रही है। और मैं समझता हूँ कि अटॉर्नी जनरल भी जरा सा फंसे हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है, मेरा ख्याल ये है कि पीएम जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे हुकूमत को लगाया। ये आपने टर्म जो है ना लास्ट टाइम भी इस्तेमाल की थी और आपने उसको जस्टिफाई भी किया था अपने तज्जिए के मुताबिक। लेकिन सर ये कहिएगा कि जब पीपल्स पार्टी की हम बात करते हैं, एक तरफ आप लॉन्ग मार्च के लिए डेट अनाउंस कर रहे हैं, फिर आप ये भी बता रहे हैं कि हम नेशनल असम्बली से इस्तीफे देंगे, फिर प्रोविंशियल असम्बली से इस्तीफे देंगे। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म जो बड़े अहम मेंबर हैं पीपल्स पार्टी के, यूसुफ रज़ा गिलानी, वो ये कहते हैं किसी की मर्जी के मुताबिक तहरीक नहीं चलेगी, जब ऑप्शन इस्तेमाल होंगे तब इस्तीफे आएंगे। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पीडीएम इस्तीफे अपने फैसले के तहत देगी और पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत की माहिर है। ये तमाम बयानात क्या उनकी जाती राय थी या एक्चुअली वो पार्टी बयानियां ही बता रहे थे? देखिए, ये दोनों चीजें बहुत दूर मार हैं। गिलानी साहब बड़े सियासतदान हैं, जेल भी गए, नाअहल भी करार पाए,
और उनकी नाहली रिवर्ट भी हुई है, उनको नाहल गलत करार दिया गया था जाली केस के अंदर। बेचारे फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको घर ही भेज दिया एक खत ना लिखने पर। आप देखें ना इस मुल्क में क्या क्या हुआ, इस मुल्क में हुआ क्या क्या। एक खत नहीं लिखा भाई तुम घर जाओ, छुट्टी करो, तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है स्पीकर कौमी असम्बली से कि हम बात नहीं करेंगे, हम असम्बली के मामलात में दखल नहीं देंगे। और उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने खत लिखा स्पीकर को कि डिस्क्वालीफाई करें आप इसको, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा। तो बड़े तजादात हैं, बड़े तजादात भी हैं, बड़े मुख्तलिफ अदवार भी रहे हैं। अब नाहल और अहल होने की जो बहस थी, आप उस पर भी देखिए आजकल की समातों के दौरान क्या रिमार्क्स आ रहे हैं। अरकान के नाहल या अहल होने के, सादिक और अमीन होने के पिछले अदवार में क्या होते रहे। तो सर आई थिंक टेन्योर टू टेन्योर भी वेरी करता है कि कौन किस तरह से डिसीजन ले रहा है और किस मामले पर क्या रिमार्क्स आते हैं। हाँ देखिए, इसमें तो अदालत का मैं कहूँगा बाज बड़े तारीखी फैसले किए अदालतों ने, जी जी, और बाज बदतरीन फैसले किए। मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, जस्टिस मुनीर वो नाम है जो लाहौर हाई कोर्ट में आप लेंगे तो लोग घूरेंगे आपको। और फिर जस्टिस रुस्तम कियानी ये नाम लेंगे आप लाहौर हाई कोर्ट में तो आपको लोग हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे आपसे। आप जो मुश्ताक मौलवी सर, ये तो आपने जैसे अभी तारीखी जुमला दोहराया ना, तो ये होता है ऐसे कि फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ तमाम तारीख खुलती भी रहती है और सिनेरियोस क्लियर भी हो जाते हैं। एग्जैक्टली जो उस वक्त समझ नहीं आती वो आहिस्ता आहिस्ता आने वाले सालों में क्लियर होता रहता है उसी तरह से। अब सेनेट इंतखाबात पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं और मुझे सिर्फ ये कहिएगा कि आपको लग रहा है कि ये जो बिल कल पेश हुआ जिसके बाद असेंबली के अंदर, ऐवान के अंदर ऐसी चीखों पुकार और इस तरह का माहौल था कि समझ ही नहीं आ रहा था कौन के कानों पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन ये बिल ऑपोजिशन की ख्वाहिश भी थी, गवर्नमेंट की ख्वाहिश भी थी कि हम ओपन बैलेटिंग के जरिए करें, क्योंकि अपनी तरफ से दोनों ये कहते हैं कि हम तो फेयर एंड स्क्वायर तरीके से मैदान में आना चाहते हैं। क्या आपको लगता है ये बिल पास हो सकेगा, 26वीं आईनी तरमीम पास हो सकेगी? सुमिल, मैंने इस बिल की हिमायत की थी कई शोज में, और एक बिल की हिमायत नहीं की थी, मैंने ये हिमायत की थी कि ऐसा होना चाहिए जी, ओपन बैलेट होना चाहिए। और मैंने कहा शो ऑफ हैंड्स तो हो सकता ही नहीं, क्योंकि उसका मतलब है कि एक आदमी 11 वोट देगा, 11 वोट उठेगा, हाथ उठाएगा अपना, वो ये बेवकूफी की बात थी। तो अकेला आइए कुछ, तो उन्होंने कहा बैलेट पे नाम लिख दें आप। ठीक है, ओके फाइन गुड, मैं इस पे बिल्कुल कायल था। लेकिन फिर जो वाकयात हुए ना 2-3, और जब बिल आया उसके बाद मुझे कुछ शक हो रहा है। 50 करोड़ रुपए फी है मैंने देने का ऐलान, डेवलपमेंट फंड्स दिए भी हैं, जिसको अब ऑपोजिशन जाहिर है करप्शन कह रही है, क्योंकि माजी में तहरीक इंसाफ उसको करप्शन कहती थी और इमरान खान इसे करप्शन कहते रहे हैं, अभी तक कहते रहे 2018 तक कि ये करप्शन है। और खुद उन्होंने 50, अब क्योंकि देखिए ना इमरान खान इतने बड़े यूटर्न ले चुके हैं कि वो राउंड अबाउट बन गया है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि राउंड अबाउट बन गया है। और 50 करोड़ फीस देने का उन्होंने ऐलान किया है, तो ये क्या है। उसके बाद बिल के अंदर आप आइए, अगर बिल को आप पढ़ें, उसमें यह है कि सेनेटर्स का इंतखाब ओपन बैलेट से किया जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब कैसे करेंगे आप? वो नहीं है उसके अंदर। अच्छा, जब आप स्पीकर का इंतखाब और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब ओपन बैलेट से करते हैं, सब सामने खड़े होते हैं, डिवीजन होता है। देखिए तरीका ये होता है कि आइज की आवाज आती है, नोज की आवाज आती है, फिर एक आदमी खड़ा होता है कि जी मुझे यकीन नहीं आ रहा किसने यस कहा किसने नो कहा, मैं डिवीजन मांगता हूँ। तो वो डिवीजन होता है, 2 लॉबीज होती है, एक आइज की एक नोज की, उसमें लोग चले जाते हैं, मांगे लेते हैं कितने कितने लोग हैं, फैसला हो जाता है। तो यही फैसला चेयरमैन के लिए भी होना चाहिए और डिप्टी चेयरमैन के लिए भी होना चाहिए। नासिर साहब, आप तो एक स्टेप आगे पहुंच गए। पहले ओपन बैलेटिंग के ऊपर तो इनको आने दें, जो अपने अपने प्लेटफॉर्म पर तो कहते हैं ओपन बैलेटिंग हो, लेकिन ऐवान में जाकर लड़ाई शुरू कर देते हैं। अब मुख्तसरन ये कहिएगा कि आपको लगता है ये बिल पास होगा, ये तरमीम मंजूर हो सकेगी? इस पर लड़ाई झगड़ा होगा बहुत ठीक ठाक मेरा ख्याल है, और तरमीम इस तरह मंजूर नहीं होनी चाहिए जिस तरह वो लाए। अगर इस पे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इसका इंतखाब भी ओपन बैलेट से कराना चाहें तो तरमीम बहुत अच्छी है। तो इसका मतलब इस दफा के सेनेट इंतखाबात से पहले ये तरमीम मंजूर नहीं हो सकती, क्योंकि नया शेड्यूल तो जारी कर दिया गया है और 11 फरवरी को जारी करने का मतलब इंतखाबात का शेड्यूल जो है वो 11 फरवरी को जारी किया जाएगा और तमाम SOPs भी। तो इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं उतने चांसेस कम होते जा रहे हैं इसकी मंजूरी के। हाँ, उतनी जो वो है ना
घबराहट वो बढ़ रही है। बुजदार साहब और परवेज इलाही साहब से मुलाकातें हो रही हैं, बुजदार साहब से मुलाकातें हो रही हैं, MPS को बनाया जा रहा है उनको, लेकिन पंजाब में फूट पड़ी हुई है, पंजाब में बहुत खुला फूट है। बहुत नाजुक सूरत हाल है गवर्नमेंट की, सरकारी बेंचों की। देखिए अपोजिशन के पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है, ज्यादा वो हार जाएंगे, ज्यादा वो हार जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट को देखिए अगर आप आम तरीके से इंतखाबात कराएं सेनेट के जी, तो PTI सेनेट की बड़ी पार्टी होगी। अच्छा, उसको कतई अक्सरियत नहीं मिलेगी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, यानी 49-50 का फर्क नहीं होगा। ठीक है, फर्क होगा 18-17 इत्तेहादियों को मिला के उनकी बनाएंगे अपनी अक्सरियत, और मुमकिन ना बन पाए। ठीक है, आप लग रहे हैं नहीं बन पाएगी, अगर ओपन बैलेटिंग नहीं भी होती तब भी नहीं बन पाएगी, आप ये कह रहे हैं। पार्टी PMLN और मौलाना फजलुर रहमान जी और मैंगल साहब ये अपने कार्ड सही खेल जाए, इनके लोग इन्हें वोट दे दें, वो किसी प्रेशर में ना आए, वो पैट्रियट ना बने, तो पीपल्स पार्टी PMLN इनके वोट PTI से ज्यादा होंगे। नाज़िर साहब इस पर जो जवाब देने वाले हैं वो ये कहेंगे कि आप बड़ी आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ऐसा हो सकता या होता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, देयर आर सो मेनी इफ्स, अगर ऐसा हो जाए तो गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो सकती है। सवाल एक इफ और है, अच्छा क्या कोई और हुकूमत को इस पर सपोर्ट कर रहा है? चले ये वाला इफ हम छोड़ देते हैं और इसको हम आने वाले वक्त में देखते हैं या सेनेट इंतखाबात में देखते हैं। वेल थैंक यू सो मच चुगताई साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। सुबह सुबह बड़ी मजे की बातें करते हैं और बड़ी लाइटर नोट पे जो है वो पॉइंट भी समझा देते हैं, नुक्ता भी समझा देते हैं, और अक्सर ऐसा हुआ एक्शन करते हैं अपने तज्जिए के मुताबिक तो वो एक्चुअली हो जाता है। तो अभी वो ये कह रहे हैं कि अगर ये तमाम PDM की जमातें मुत्तहद हो जाती हैं और इनके अरकान इनको वोट देते हैं तो गवर्नमेंट के लिए सेनेट इंतखाबात में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेना या इवन मेजॉरिटी में भी आना खतरे में पड़ सकता है। बहरहाल ये तो हमें सेनेट इंतखाबात वाले दिन और उसके रिजल्ट्स के बाद ही पता लगेगा। फिलहाल हमें चलना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जहां पर हम एक दफा पॉलिटिकल सिनेरियोस की बात कर रहे थे, वहीं पर जब हम बात करते हैं डिविजन्स की जिसमें फेडरल और प्रोविंशियल डिविजन्स आती हैं, तो इस दौरे हुकूमत में सिंध और वफाक में बहुत से तनाज़ात सामने आए। सुबह सिंध की तरफ से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात, फिर वफाक की तरफ से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात, और वो जिसे कहते हैं ना बन नहीं पा रही, ये सिलसिला पिछले 2.25 साल से मुसलसल चल रहा है। वो चाहे हम कोविड की सिचुएशन पे देख लें, वो चाहे फंड्स के हवाले से देख लें, वो 18वीं तरमीम के हवाले से देख लें। अब उसमें जब हम डिस्कशंस करते हैं कि सिंध का क्या हक है और फेडरल उनको किस तरह से ट्रीट कर रहा है, या फेडरल का क्या हक है और सिंध क्या जवाबात दे रहा है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये बताते चलें कि दूसरी जानिब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का दूसरा टेस्ट मैच जो है वो उसके हवाले से टॉस हुआ है जी, और टॉस में डिसीजन ये आया है कि पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। तो पाकिस्तान अब पहले बैटिंग करेगा इस दूसरे मैच में, और बड़ी पुरअज़्म लग रही है हमारी टीम, और वो ये कह रही है कि इंशाल्लाह हम दूसरा मैच भी जी टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। और इस वक्त गुफ्तगू हो रही है वहां पर मैं जाऊंगी वो सुनवाएं। चलें जी, बाबर आजम तो चले गए और बाबर आजम काफी खुश नजर आ रहे थे। गुड लक कप्तान, एंड आई रियली होप कि आप अपनी टीम साथ लेकर अच्छा चलेंगे। और इसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान जब बैटिंग करेगा तो फिर हम देखेंगे कि इस दफा की उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। हम बात कर रहे थे वफाक और सिंध की, वापस चलते हैं उसी टॉपिक की तरफ जहां पर PTM में कुछ चीज़ें ऐसी अनक्लियर सी नज़र आ रही हैं। आज इजलास होगा तो उसके बाद भी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। वहीं पर कोरोना वैक्सीन के हवाले से अब एक और नया इख्तलाफ जो है वो सिंध और वफाक में खड़ा हो गया है। वैक्सीन कितनी देनी है, किस तरह से देनी है, ख़ास तौर पर चीन से जो वैक्सीन आई है जाहिर है उसकी डिवीज़न होनी है और वो सूबाई सतह तक जो है वो वफाक ने पहुंचानी है। अब इसमें आने वाली जो कोरोना वैक्सीन है उनकी 83,000 है, जबकि 62,000 वैक्सीन कराची के हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी, और उसकी डिविजन्स कुछ इस तरह से की गई हैं जिस पर सिंध कुछ खुश नज़र नहीं आ रहा। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पीपल्स पार्टी से सेनेटर सहर कामरान साहिबा मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सहर साहिबा। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सहर साहिबा, जैसे मैंने कहा कि वो नोक झोंक का सिलसिला जो है वो सिंध और वफाक में बड़े अरसे से चल रहा है, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस गवर्नमेंट में।
अब एक और नया इशू कोविड की सिचुएशन को लेकर हो गया। हमने तब भी देखा था जब सिंध ने पहले लॉकडाउन कर दिया था तो क्रिटिसिज्म का सिलसिला विफाक से शुरू हुआ कि क्यों कर दिया, ऑल्दो आप लोगों ने केसेस कंट्रोल कर लिए। पूरे पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त सबसे ज्यादा रेशो केसेस की जो है वो सिंध में और पर्टिकुलरली कराची में आ रही है। उसकी कोई भी रीजन हो सकती है। वैक्सीन की डिवीजन के ऊपर आप लोगों के क्या तहफ्फुज़ात हैं? देखिए सीमल, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि अगर आप हमारे बयानात और हमारे तहफ्फुज़ात को देख रही हैं तो मैं कहूँगी कि आप इमरान खान अहमद न्याजी साहब का जो है सिर्फ एक स्टेटमेंट देख लें जो उन्होंने साहिवाल में दिया, जिसमें कहते हैं कि सिंध हमारा सूबा नहीं है। तो जिस वज़ीर आज़म के जहन में सिर्फ ये है कि सिंध उनका सूबा नहीं है क्योंकि वहाँ पर उनकी सियासी हुकूमत नहीं है, तो वो उनसे आप किस बात की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए आज जिस बात की जो है बहुत जो है वफाकी हुकूमत क्रेडिट लेने की कोशिश करती है कि हमने कोविड को बहुत अच्छे से हैंडल किया, तो मैं याद दिलाती चलूँ कि वफाकी हुकूमत ने तो कोविड को पाकिस्तान में एंटर किया क्योंकि ये बर वक्त सही इंतजाम करने से जो है इनमें नाकाम हुए। और जब सिंध हुकूमत के जो इक़दाम थे जिसके ऊपर जो है जिसको हर जगह सराहा गया, बाद में उसी का क्रेडिट वो लेते हैं और कंफ्यूज पॉलिसीज है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। सिंध हुकूमत जानती थी, देखिए हमारी कमिटमेंट है पाकिस्तान के अवाम के साथ, बड़ी जो है ना जब अवाम जब देखते हैं ना उनका जो ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनकी बड़ी उम्मीदें हैं। और आपको पता है कि हेल्थ सेक्टर के ऊपर सिंध हुकूमत का बहुत फोकस है, हमने बहुत उस पर इन्वेस्ट किया है, हमारे हॉस्पिटल हर जगह पे उनकी तारीफें होती हैं और फ्री ट्रीटमेंट और जिस तरीके से जो है हम सर्विसेज दे रहे हैं दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में शुमार होता है। इसमें शायद मेरी रिजर्वेशंस भी हो सकती हैं, कुछ इश्यूज ऐसे भी हैं जिनके ऊपर शायद मैं अग्री ना करूं कि हालात मजीद बेहतर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कराची की भी बात करनी, लेकिन ओवरऑल जो तहफ्फुज़ात हैं सिंध के, उनके बारे में अगर हम बात करें कि विफाक कहाँ कहाँ सेटबैक रहता है और खास तौर पर पर्टिकुलरली जो आज का टॉपिक भी है वैक्सीन के हवाले से कि उसकी जो तकसीम की गई उस पर सिंध हुकूमत जो है वो खुश नहीं है। ना सिर्फ हम तकसीम के ऊपर हमारे तहफ्फुज़ात हैं, बल्कि देखिए सिंध हुकूमत ही चाहती थी कि हम इसको सूबा खुद जो है वो इम्पोर्ट करें ताकि हम तमाम जो हमारी पब्लिक है उसको हम सप्लाई कर सकें और टाइमली कर सकें। इस सिलसिले में आपको पता है हमने 15 सेंटर्स भी बनाए और बहुत जो है हेल्थ मिनिस्टर का भी और चीफ मिनिस्टर का और खुद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का जो है बहुत एक जो है तरजीह है कि हम पाकिस्तान के अवाम को महफूज बनाएं और खुसूसन जिस सूबे के अंदर हमारी हुकूमत है वहां पर हमारी डायरेक्ट जिम्मेदारी है। लेकिन वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत को जो है वैक्सीन बरामद करने की इजाजत नहीं दी। फिर अब जो शेयर है आप ये बताएं कि क्या हम जो है वो चंद लोगों को लगा पाएंगे और बाकी आबादी का क्या होगा? आप कराची की बात सब करते हैं मगर आप ये देखें कराची की या सिंध की आबादी की जब हम बात कर रहे हैं, सेंसस पर हमारे तहफ्फुज़ात हैं, आबादी को सही नहीं लिया गया, रिसोर्सेज अनाउंस होती हैं, पैकेजेस अनाउंस होते हैं, मिलते नहीं हैं और हर जगह पे आपको एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज नजर आती हैं। तो मैं कभी हॉस्पिटल्स के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की जाती है, कभी वसाइल नहीं दिए जाते, कभी पैकेज अनाउंस होते हैं वो नहीं मिलते। तो ये एक सीरियस मसला है। हम कहते हैं कि आपके सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जहां आवाम की फलाह की बात है, जहां हेल्थ की बात है, जहां पे जो है लोगों की जिंदगी महफूज करने की बात है, वहां पर आप जो है सियासत को अलग रखते हैं। ये वो इश्यूज हैं जहां हमें अब आवाम की फलाह को सोचना है, जहां पे हमें सेहत को उनकी जिंदगियों को लेके आगे चलना है। तो इसमें आप अपनी अना को पीछे रखते हैं, इसमें आप अब इस सोच को अपने ज़हन से निकाल दें कि सिंध आपका सूबा नहीं है। देखिए सिंध आप इमरान खान अहमद न्याजी साहब को ये भी नहीं पता कि वजीर आजम का मतलब क्या होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। वो ये समझते हैं कि वजीर आजम का मतलब ये होता है कि जहां पे उनका कंट्रोल हो जाए, उनके MNAs हो जाए, उनके MPs हो जाए, वो तो पाकिस्तान है, बाकी जो है वो खारिज जो है ना वो पाकिस्तान से खारिज है। अच्छा, विफाक ही कहती है कि हम कोई तफरीक नहीं कर रहे और ना ही हमने ऐसी कोई तफरीक की है। अब आप देखिए ना पंजाब की अगर वो बात करते हैं तो वो कहते हैं हमने तो ऑपोजिशन के उन अराकीन को भी डेवलपमेंट फंड्स दिए जो हमसे आके मिलते रहे हैं, पर्टिकुलरली जिन्होंने वजीर आला पंजाब से मुलाकात की है। तो वो कहते हैं हम ऑपोजिशन को बिल्कुल ऑन बोर्ड रखते हैं अगर वो हाथ में लाएं या वो कदम आगे बढ़ाएं। हाँ, ये बोले ना कि जी पहले तो हम सोते रहे, जब सेनेट के इलेक्शन का करीब वक्त आया तो हमने 50-50 करोड़ अनाउंस कर दिए और जो इमरान खान अहमद न्याजी साहब पहले कहते थे कि जी देखें इसके अंदर जो है वो डेवलपमेंट फंड्स को इस्तेमाल किया जाता है फॉर रिगिंग और फॉर सर्टेन पर्पसेस, तो वही वो कर रहे हैं। भाई आप क्यों चुन चुन के लोगों को दे रहे हैं? अगर आपने डेवलपमेंट फंड दे रहे हैं तो अक्रॉस द बोर्ड क्यों नहीं देते?
उसमें खसूसी तौर पे आप लोगों को बुला के दावत दे के, लालच दे के, दबाव दे के आप क्यों जो है वो उसकी तकसीम करना चाहते हैं? तो आपकी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज तो नजर आ रही है ना। लेकिन जो हुकूमत इस फ्रेम ऑफ माइंड में होगी उसकी गवर्नेंस ऐसी होगी जैसी आज हमें नजर आ रही है। इसको अवॉइड किया जा सकता है ना सेंटर साहिबा। कल जो इजलास हुआ, ऑब्वियसली वो पार्लियामेंट का इजलास था, लेकिन आप बड़ी सियासी बसीरत रखती हैं, आप समझती हैं कि इस सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता है। वो आईनी बिल जो तरमीमी है उसको मंजूर कर लें, ओपन बैलेटिंग के जरिए करें, वाजे हो जाए पार्टीज के लिए भी, मेंबर्स के लिए भी किसकी लॉयल्टीज कहां फॉल करती हैं, ये तो बड़ा आसान हो जाएगा। फिर ऑपोजिशन क्यों अपोज कर रही है इस बिल को? सीमिल, अगर आप चाहती हैं कि हम फैसल वारा को एनआरओ दे दें, हम इस हुकूमत को एनआरओ दे दें, तो आई एम सॉरी, अब ये मुमकिन नहीं है। ये हुकूमत अपनी लेजिटिमेसी खो चुकी है और ये हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि ऐसा माहौल पैदा करे जहां उसका ट्रस्ट हो और जहां पे लोग उसके साथ बैठना चाहें। आप ही देखेंगे तो वो हुकूमत है जो अहम कौमी सलामती के मामला पर नहीं बैठी। वो कश्मीर का इशू हो, वो गिलगित बल्तिस्तान का इशू हो, वो मईशत की बात हो, वो कोविड की बात हो, ये तो अपनी 1.5 इंच की मस्जिद है। यानी मैं तो फिर दोबारा कहूंगी कि जो वजीर आजम समझते हैं कि सूबा सिंध जो है वो उनका सूबा नहीं है, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो तो क्या उनकी पॉलिसीज है। मैं अभी लेकिन मुझे पहले जो है एक चैनल पर थी जी, इनके अपने अरकान ये बता रहे थे कि उन्होंने ड्राफ्ट नहीं पढ़ा। तो जो ड्राफ्ट उन्होंने महीना भर से शोर मचा रहे हैं, अपने जो मेंबर्स हैं उनको नहीं पढ़वाया। आपका क्या ख्याल है कि उसके ऊपर जो है वो ये अपोजिशन को एतमाद में लेना चाहते हैं और ये क्या इनको जल्दबाजी है? ये 2.5 साल से नए ख्वाब थे जिस पर मैं और आप अग्री करते हैं। एक चीज हम 100 उन चीजों की वजह से जिस पर हम अग्री नहीं करते उस एक चीज को नहीं छोड़ देंगे। ये तो ऑपोजिशन का भी स्टांस था ना कि ओपन बैलेटिंग हो, उसका ड्राफ्ट पढ़ें या एतराजात हो सकते हैं, उसके ऊपर चेंजेस लाई जा सकती हैं, बट एक हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। कल ऐवान में क्या सूरत हाल थी, ये हमारे लेजिस्लेटर्स हैं और आप देखिए कि क्या इस तरह बिल पास हुआ करते हैं, क्या एक मुल्क का सिस्टम और कानून इस तरह से बना करता है? देखिए सीमिल, क्या इस तरह से कानून पास हो सकते हैं? ये बहुत अहम सवाल है कि ये जो है बुलडोज क्यों होता है हर कानून? क्यों हुकूमत ये चाहती है कि यानी आप आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं, आइन को मजाक तो नहीं बनाए। पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम की थी तो आप ये देखिए कंसेंसस बिल्ट हुआ था, सबको साथ लिया था, डिस्कस हुआ था, स्टैंडिंग कमेटी में गया था। अभी इलेक्शन कमीशन जो है वो 11 तारीख को स्केड्यूल का अनाउंस कर रहा है और ये हुकूमत इसने कोई हरबा नहीं छोड़ा। कभी जो है ये ऑर्डिनेंस के जरिए चाहती है, कभी ये सुप्रीम कोर्ट के जरिए चाहती है, कभी ये जो है वो पार्लियामेंट पे जो है बुलडोज करना चाहती है बिल। और किस बात पे? इसके पीछे जो इनकी पोशीदा जो शिके हैं वो सबके सामने। क्या ये ऐसा माहौल है जहां पे इस हुकूमत के साथ बैठा जाए? देखिए हमने तो 31 जनवरी की डेडलाइन दी थी, जो डेडलाइन जो है गुजर गई। हमने इनको कहा था रिस्पेक्टेबली आप चले जाएं क्योंकि आपने पाकिस्तान को उन आजमाइशों में डाल दिया है जिसका असर बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम पे है। आज अब अपोजिशन के जो हमारा एहतिजाज है, हमारे पॉइंट्स हैं, उनको आप नजरअंदाज भी कर दें कि आप पार्लियामेंट हाउस के बाहर होते हुए जो मुख्तलिफ तबकात के एहतिजाज है उनको भी नजरअंदाज कर देंगे। तुलबा को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पेंशनर्स को, मजदूरों को और जो है वो तमाम मुलाजमीन को जिनका रोजगार चला गया, क्या आप उन सबको नजरअंदाज कर देंगे? नहीं, पाकिस्तान का हर तबका आज जो है वो एहतजाज कर रहा है। आप ये तो रोजाना महीने में 3-3 दफा फ्यूल की प्राइस बढ़ा के कहते हैं कुछ नहीं हो रहा। इनसे पूछा जाए कि अवाम खुदकुशी कर रहे हैं, गुजारा कैसे करें, तो ये तो कहते हैं जी इनका अपना गुजारा तनख्वाह में नहीं होता। यानी इनके पास कोई जवाब नहीं है। एक करोड़ नौकरियों का ख्वाब दिखाने वालों ने लोगों को बेरोजगार कर दिया। जो दावे और वादे पीटीआई ने किए थे वो पूरे नहीं हो सके। सैयद साहिबा, एक तरफ हम चूंकि सेनेट इलेक्शंस और बिल की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पीडीएम के ऊपर वजीर आजम साहब कहते हैं ये खत्म हो गई है, ये तो टूट गई है, अब 31 दिसंबर की डेडलाइन भी गई, जनवरी की भी गई, अब कुछ नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी ने एक सजेशन रखी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की। आज इजलास भी है, बड़ा अहम इजलास है पीडीएम का। आपको मेरा सवाल पसंद नहीं आएगा, आप मुझे डांट भी पिलाएंगी, मुझे पता है इस बात का, लेकिन क्या फैसला होने जा रहा है? क्या पीपल्स पार्टी कन्विंस हो जाएगी या नून लीग को कन्विंस कर लेगी? क्योंकि काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं पीपल्स पार्टी के मेंबर्स के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए हमें। मैं दोबारा ये कहूंगी सीमिल, मेरे पास वो तिलिस्माती ताकत नहीं है कि मैं आपको इजलास से पहले जो है उसके फैसले बता सकूं। मैं तो ये समझती हूँ मशावरती अमल जो होता है उसके अंदर उसके अंदर जो है वो तमाम जो है वो इश्यूज को डिस्कस किया जाता है,
चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अपनी स्टेटमेंट में, अपनी ट्वीट में बता दिया कि तमाम ऑप्शंस ओपन है। देखिए, हमने बहुत एक कहते हैं ना बुर्दबारी के साथ और समझदारी के साथ आगे बढ़े हैं। हमने वो नहीं किया कि पार्लियामेंट पे हमला कर दें, हमने वो नहीं कहा कि बोले कि जी बिल जला दें, हमने ये नहीं कहा कि हुंडी से पैसा भेज दें। हम तमाम चीजों को सामने रखते हुए और एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इस हुकूमत को मौका दिया था कि अगर आप जो है गवर्नेंस नहीं चला सकते, अगर आप पाकिस्तान को तन्ना कर रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान के कौमी सलामती के मामलात को नहीं देख सकते, तो आप बेहतर तरीके से अलग हो जाएं और मौका दें कि जो है पाकिस्तान को हम इन बहरानों से निकालें। मगर आप ये देखें, एक के बाद एक बहरान जो है वो सामने खड़ा है और ये हुकूमत चाहती यही है कि इसको आवाम जो है वो धक्के देके निकाले। तो इसका तो कोई मतलब मैं समझती हूँ कि इस पे कोई दो राय नहीं है और पीडीएम के बिल्कुल फैसले सामने आ जाएंगे और आप ये देखेंगे कि वो फैसले जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है एक राह निजात जो होती है ना इस किस्म की आजमाइशों से, जिसपे इस हुकूमत ने फंसा दिया है तब्दीली सरकार ने, वो ही साबित होगी और हम जो है बेहतर जो है मुस्तकबिल पाकिस्तान के लिए तलाश करने में कामयाब होंगे। बिल्कुल सही। और ये बड़ा और आप वज़ीर आज़म साहब की बात, अगर मैं एक पॉइंट और ऐड कर दूं, सीमिल, अगर आप समझती है कि आप आज भी वज़ीर आज़म साहब की बातों को संजीदगी से लेती हैं या पाकिस्तान का कोई जो है फर्ज लेता है, तो मैं कहूंगी कि ये भी एक वज़ाइका खेज बात होगी, क्योंकि उनकी तमाम बातों की बुनियाद जो है वो झूठ पे खड़ी है, झूठ बुराइयों की जड़ है। मुझे आप बता दें कि वज़ीर आज़म हाउस में यूनिवर्सिटी बन गई, गवर्नर हाउस में लाइब्रेरी बन गई, 50 लाख घर बन गए, 1 करोड़ नौकरियां मिल गई। टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन खान साहब ने जब आवाम से बात की और वज़ीर आज़म साहब ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे बात की तो उन्होंने कहा कि अभी टाइम लगेगा, अभी तो सिर्फ 2.5 साल हुए हैं, अभी थोड़ा वक्त दें, तब्दीली आने का इंतजार करें, तब्दीली जरूर आएगी। लेकिन वही बात है कि अब तक की तब्दीली के मुताबिक ना इसको नया पाकिस्तान कहा जा सकता है, ना गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स पूरे होते हैं, ना ही आवाम खुश हैं। ये बात सच्चाई है, रिगार्डलेस ऑफ द पार्शियलिटी टुवर्ड्स एनी पार्टी। सर साहिबा, जैसे अभी आप जिक्र कर रही थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो तमाम जमहूरी अमल के ऊपर अपना स्टांस क्लियर रखेगी। कल साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो स्टेटमेंट्स दी वो मीडिया में काफ़ी डिस्कस की गई। उन्होंने कहा किसी की मर्जी के मुताबिक तहरीक नहीं चलेगी, जब ऑप्शन इस्तेमाल होंगे तो इस्तीफे भी आएंगे और तहरीक अदम एतमाद पीडीएम का आखिरी ऑप्शन भी हो सकता है। ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से ऐसा क्यों लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं? और जरदारी साहब की स्टेटमेंट भी आई, उसमें बिलावल भुट्टो, मतलब जिस तरह से उनकी आपस में बात हुई थी, फिर बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। क्या आपको लगता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आपके, जैसे एहसन इकबाल ने कहा था, दाने पूरे मतलब नंबर्स पूरे हो जाएंगे, क्योंकि इट्स आफ्टर ऑल इट्स अ नंबर गेम? सिमिल, पहले तो मैं मुख्तसरन कमेंट करूंगी, वज़ीर आज़म साहब की आपने बात की कि उनको 5 साल कम लग रहे हैं, तो मैं कहूंगी अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, ये उनके हालात हैं। अब उनको 5 साल कम लग रहे हैं, जमहूरियत को समझते नहीं है, जिन्होंने 90 दिन के अंदर एक इनकलाब लाना था। अब देखिए, बाकी मैं ये कहूंगी कि तमाम लीडर्स की राय हो सकती है और जो पीडीएम के जितने फैसले हैं वो मुकम्मल मशावरत के बाद हो रहे हैं। मुख्तलिफ पार्टीज हैं, मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज है, तमाम लीडर्स हैं, उनके अपने अपने विजन है, सोच है, तमाम ऑप्शंस को डिस्कस किया जाता है, उनकी जो है कितनी वाइबल जो है वो ऑप्शंस है उनको भी डिस्कस किया जाता है, जिसमें एक मुकम्मल कंसेंसस हो जाता है, उसका जो है ऐलानिया आ जाता है। मेरे ख्याल में नो कॉन्फिडेंस मूव कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि ना की जा सके। ऐसे वक्त में बट क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपके पास नंबर पूरे हैं? जो एक रेफरेंडम था जी, लेकिन क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि नंबर के इलेक्शन के बाद जो इनके इत्तेहादी थे उन्होंने कहा कि उनके हार की वजह इमरान खान अहमद न्याजी है और उन्हें वो बदल हो गए। आप ये देखें कि पंजाब से इनके मेंबर्स कहते हैं कि जी करप्शन बढ़ गई है। आप ये देखें कि इनके वजीर दिफा, सिटिंग वजीर दिफा कहते हैं कि वो चाहे तो आज हुकूमत गिरा देंगे। उसके बाद अगर हम नो कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो आपको क्या इसमें हैरत होती है? मुझे सिर्फ नंबर्स की बात का पता है कि मैं नंबर्स पे पूछ रही हूँ आपसे कि क्या पूरे कर सकेंगे, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे सहर साहिबा होता क्या है ये आप भी बेहतर तौर पर समझती हैं। चेयरमैन सेनेट की दफा क्या हुआ था वो भी हम सब ने देखा था। देखिए, हम ये समझते हैं कि आज जो है वो दबाव में आने वाली बात खत्म हो गई है। मैंने कहा ना कि जब आप इनका वजीर दिफा ओपनली कहता है कि मैं
एक चाहूं तो हुकूमत गिरा सकता हूं। आप इसको क्या नजरअंदाज कर देंगे स्टेटमेंट को? जो पंजाब से मेंबर्स कह रहे हैं कि करप्शन बढ़ रही है, आप उसको नजरअंदाज कर देंगे? जो सिंध से जो इनका हारने वाला इत्तेहादी कह रहा है कि जी मेरी हार की वजह जो है इमरान खान अहमद नियाजी साहब है, क्या उसको नजरअंदाज कर देंगे? अंदर की आवाजें, अंदर की टूट फूट की नाराजगी, जिसकी वजह से ये तहरीक को कामयाब बनाएगी। ये तहरीक को कामयाब बनाएंगी। आप ये समझती हैं कि ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंट रहना चाहिए क्योंकि पीटीआई और उनके इत्तेहादियों के अंदर से आवाजें अब उठना शुरू हो गई हैं। वेल, थैंक यू सो मच सेनेटर साहिबा फॉर बीइंग विद अस। सिंध वफाक के इख्तलाफ से लेकर हमने पॉलिटिकल सिनेरियोस को डिस्कस किया और उनकी ये बात गवर्नेंस वाली, जिस पर मैं 100% अग्री करूंगी कि बहुत सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो आवाम के हक में नहीं है और आवाम बेचारे नाला नजर आते हैं। वो आप तरीके अदम एतमाद लेकर आए ना लेकर आए, ओपन बैलेट ना हो, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। ये गवर्नमेंट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और जब तक गवर्नमेंट ये नहीं कर सकेगी, गवर्नमेंट कामयाब नहीं हो सकती। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि इंडिया में जो सिनेरियोज अब चढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी उसको रिपोर्ट कर रहा है और इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स के ऊपर बहुत से सेलिब्रिटीज जो हैं वो अपने अपने कमेंट्स दे रहे हैं। तो आपको बताते चलेंगे मशहूर पॉप सिंगर रिहाना और आबो हवा के सरगर्म नौजवान कारकुन ग्रेटा थनबर्ग ने गुज़श्ता साल 26 जनवरी से दिल्ली की सरहदों पर मुजाहरा कर रहे किसानों की हिमायत का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि तीनों ज़रूरी कवानीन को वापस लेने का मुतालबा भी है। और इस दौरान किसान तहरीक के सिलसिले में रिहाना का जो तबसरा था वो सोशल मीडिया की जीनत बना रहा। वो इस तरह से जीनत बना रहा कि उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स किधर हैं? जो तस्वीर, जो वीडियोस दिखाई जा रही हैं, इंडिया के अंदर क्या हो रहा है? व्हाई नोबडी इज बॉदरिंग अबाउट इट? क्यों लोग इस चीज को बॉदर नहीं कर रहे? इंडियन गवर्नमेंट को उन्होंने डायरेक्टली मुखातिब भी किया एंड डील विद द फार्मर्स एज फार्मर्स। उसके जवाब में कंट्रोवर्सी की क्वीन जो हमेशा रही हैं मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स के हवाले से, मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, और वो हैं बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत। और कंगना रनावत ने उनके लिए ये कहा है कि ये मुजाहिरीन में किसान नहीं है, ये बल्कि दहशतगर्द हैं। कंगना रनावत ने यह भी कहा कि कोई भी इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि ये किसान नहीं, दहशतगर्द है और हिंदुस्तान को तकसीम करना चाहते हैं, जबकि चीन हमारे मुल्क पर कब्जा कर ले और यूएसए जैसी चीनी कॉलोनी बना दे। सुकून से बैठो बेवकूफ, हम तुम्हारे जैसे बेवकूफ नहीं हैं जो मिल्क को बेचते। तो वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टांस जो कंगना रनावत ने रिहाना को जवाब में कहा, ऑल्दो शी वाज टॉकिंग अबाउट ह्यूमन राइट्स। और कुछ लोग ऐसे अकल के अंधे होते हैं कि अपने ही मुल्क में होने वाले इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी अपने ही हम वतन लोगों को जब वो दहशतगर्द कह दें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करवाने की बजाय, उनकी आवाज़ बनने के बजाय सिर्फ पेड एजेंडे के ऊपर काम करें जो मोदी सरकार का है। मोदी सरकार ना सिर्फ अपने मीडिया को खरीदता है बल्कि अपने तमाम सेलिब्रिटीज को भी ऑन बोर्ड ले आता है ताकि लोगों को फेक इन्फ्लुएंस किया जा सके। तो यही हुआ है जी जब पॉप सिंगर रिहाना ने कहा। और बहुत से लोग भी इस पर कमेंट कर रहे थे, बहुत से लोग किसानों के हक में कह रहे थे कि ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, जहां मैं कंगना रनावत को कह रही हूं कि झूठ का पलंदा उन्होंने बड़ा ओपनली सोशल मीडिया पर बोल दिया और कह दिया कि हिंदुस्तान को तकसीम करना चाहते हैं ये किसान, और पूरी कहानी जो उन्होंने बताई, वहां मैं रिहाना को ये भी कहना चाहूंगी कि प्लीज 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 डोंट ट्रस्ट पाकिस्तान। CNN और BBC की कश्मीर रिपोर्ट्स को भी देख लीजिए, देन यू विल नो कि एक्चुअल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कहां हो रही है, कौन कर रहा है। और भारत का मकरूह चेहरा आपके प्लेटफॉर्म से भी दुनिया के सामने जाना चाहिए। ये सेलिब्रिटीज बड़े इन्फ्लुएंशियल होते हैं। सो जो कश्मीर में हो रहा है हमारे मुसलमान बहन भाइयों के साथ, आज़ादी के नाम पर जो जुल्म किए जा रहे हैं, उसको भी हाईलाइट किया जाना चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे जी, अगली खबर की तरफ चलेंगे। हम किसी भी मैदान में पाकिस्तान से पीछे नहीं है, और खास तौर पर जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात हो तो आपको मिलवाते हैं एक ऐसे हीरो से जिन्होंने एम कर रखा है कि सेंचुरी बनानी है उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। राशिद नसीम जो कि भारतीय खिलाड़ी को शिकस्त देकर 2021 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। पाकिस्तानी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं राशिद नसीम, और इससे कबल उनके पास 63 रिकॉर्ड्स थे और अब ये 64वां है। उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम राशिद, कांग्रेचुलेशंस। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी। राशिद, तो फिर ये 64वां रिकॉर्ड आपका किस चीज का है? स्क्रीन पर हम दिखा तो रहे हैं लेकिन थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी करिए। जी बिल्कुल, ये जो रिकॉर्ड था ये इंडिया के पास था और इंडिया के नारायण ने ये बनाया था। 138 किक्स की थी दोनों लेग्स के ऊपर, 5 kg वेट, यानी कि टोटल 10 kg वेट कर
और इस रिकॉर्ड को जो है मैंने 159 जो है वो किक्स कर इन 3 मिनट जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना रिकॉर्ड रजिस्टर करवाया। जबरदस्त, यानी कि आपने करीबन 21 किक्स ज्यादा लगाई हैं, 138 एंड 159। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा भी मैंने एक और रिकॉर्ड था भारत का, वो मैंने कुछ टाइम पहले ब्रेक किया था, उसका भी मैं जिक्र कर देता हूं कि वो भी 10 kg वेट था और उसमें 1 आवर के अंदर जो है वो एक लेग के साथ जो है वो किक करनी थी। और वो था इंडिया के जयंत रेड्डी हैं, उनके पास था 1155 किकों का और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकॉर्ड मैंने 1390 किकें जो है करके जो है वो ब्रेक किया था। तो ये इस कैटेगरी के अंदर मेरा एक और रिकॉर्ड है। अच्छा राशिद, आप ना मार्जिन छोड़ते नहीं हैं, आप ठीक ठाक मार्जिन देते हैं कि अगली दफा कोई अटेम्प्ट करने लगे तो वो 10 दफा सोचे जरूर कि राशिद का रिकॉर्ड तोड़ना है या कैसे तोड़ना है। अच्छा मुझे अब ये बताएं कि आपके ऊपर मुझे हमेशा एक और प्राउड फील होता है। एक तो वैसे ही आप इंटरनेशनली नाम तो रोशन कर ही रहे हैं पाकिस्तान का, लेकिन प्राउड मुझे ये फील होता है कि आप ऐसे रिकॉर्ड बुक खोलते हैं, आप ढूंढते हैं इंडिया ने कौन सा बनाया है, कौन सा इंडिया के पास है, इनको तो मैं देखता हूं ना, और फिर ठीक ठाक मार्जिन से उनको हरा देते हैं। ये एक्चुअली आप ऐसा करते हैं, ये मेरी अजम्पशन है? नहीं बिल्कुल आप सही सोच रही हैं और बिल्कुल ऐसे ही होता है कि अगर जब मैं रिकॉर्ड को सर्चिंग कर रहा होता हूं तो अगर कोई इंडिया का रिकॉर्ड सामने आता है हाँ। तो मेरी कोशिश होती है कि यार पहले इस रिकॉर्ड को कर दिया जाए। और इसके साथ ही जो मैं ये जो रिकॉर्ड है जो अभी रिसेंटली 64वां रिकॉर्ड जो मेरा मंजूर हुआ है ये मैं अपने कश्मीरी भाइयों के नाम करना चाहता हूँ। और मैं समझता हूं कि भारत जो है वो हर जगह पर जो है वो हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ जुल्म और सितम कर रहा है, तो ये रिकॉर्ड मेरा अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ यकजहती के लिए है और उनके मैं नाम करता हूं। बिल्कुल, बड़ा जबरदस्त काम किया जी आपने। हमने कोई मैदान खाली नहीं छोड़ना, हर प्लेटफॉर्म पर ना सिर्फ कश्मीर की आवाज बुलंद करनी है बल्कि अपने पाकिस्तानी होने का सबूत भी देना है। सो राशिद, अब ये 64 हो गए, नेक्स्ट कौन सा रिकॉर्ड है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं? जी नेक्स्ट रिकॉर्ड इंशाल्लाह ताला हमारे दोस्त मुल्क है चाइना, लेकिन क्योंकि चाइना जो है वो मार्शल आर्ट के अंदर बहुत ज्यादा आगे है और वहां पे ननचक्कू का आपने नाम सुना होगा कि ब्रूसली का एक बड़ा जबरदस्त किस्म का वेपन है वो जो ऐसे, और ऐसे, दुनिया में सबसे ज्यादा आगे रिकॉर्ड भी मेरे पास के साथ। जी जी तो उसमें मैं चाइना के 2 आलमी रिकॉर्ड इंशाल्लाह ताला ब्रेक करने के लिए जो है तैयारी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला विद इन फ्यू वीक्स के अंदर अंदर जो है वो इंशाल्लाह ताला मजीद आलमी रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा। बिल्कुल सही। अच्छा अब मुझे ये बताएं राशिद कि आप एक तरफ तो वी रियली अप्रिशिएट व्हाट यू आर डूइंग, ऑब्वियसली मार्शल आर्ट एक बहुत बड़ी फील्ड है, दुनिया इसके ऊपर फोकस करती है और आपने भी किया और 64 रिकॉर्ड्स भी बना लिए, आपकी एकेडमी भी है, आप सिखाते भी हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन वहीं पर लोग तनकीद का निशाना भी बनाते हैं और पिछले दिनों मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी और उसमें ये लिखा हुआ था कि सर से अखरोट तोड़ देना, ये किक्स लगा लेना, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, क्यों ये लोग अपना वक्त इसमें ज़ाया करते हैं? आपने भी देखा होगा आई एम श्योर, जो ऑब्वियसली जब तारीफ होती है तो क्रिटिसिज्म भी होता है। हाउ डू यू टेक दैट क्रिटिसिज्म और आपका इस पर जवाब क्या है? बिल्कुल जी, मैं तो ये समझता हूँ कि आपने सवाल ही बड़ा जबरदस्त कर दिया और मैं चाहता था कि कोई ये सवाल करे, मैं सीधा सा जवाब देता हूँ। देखें मेरा ताल्लुक है मार्शल आर्ट के साथ ना, तो मेरा काम है कि मैं अपनी फील्ड में रहते हुए पाकिस्तान का नाम बुलंद करूं। तो मेरे मार्शल आर्ट के अंदर मैंने सिर्फ अखरोट तोड़ने के रिकॉर्ड नहीं बनाए, चाहे वो पंचेस के रिकॉर्ड हो, चाहे किक्स के रिकॉर्ड हो, चाहे ननचकू के रिकॉर्ड हो, चाहे स्टिक के रिकॉर्ड हो। तो अगर कोई डॉक्टर है तो वो अपनी फील्ड में जो है वो नाम रोशन करेगा ना पाकिस्तान का, कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाएगा। तो मेरा ताल्लुक है मार्शल आर्ट के साथ, तो मेरा ताल्लुक है फिजिकल फिटनेस के साथ, अपने आप को मजबूत करने के साथ। तो मैं पाकिस्तान की जो लोग तनकीद करते हैं मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूं कि सीधी सी बात है कि मैं फिजिकल और हेल्थ के जो इश्यूज आते हैं, फिजिकल स्ट्रांगनेस के ऊपर जो है मैं काम कर रहा हूं पाकिस्तान के। और इसी तरह ना सिर्फ मैंने खुद आलमी रिकॉर्ड नहीं बनाए, मेरे 9 स्टूडेंट है माशाल्लाह से, मेरी 7 साल की बेटी है जिसने 2 रिकॉर्ड बनाए हैं। बिल्कुल, और इतनी क्यूट माशाल्लाह बेटी है। राशिद आप यकीन जानिए, जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा था तो मैंने ये तय कर लिया था अपने दिमाग में कि चूंकि मुझे पता था वो आपके बारे में है, सो आपसे ये सवाल जरूर पूछना है और आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। आप अपनी फील्ड में अपना रोल प्ले करें, वो कतरा कतरा मुख्तलिफ सेक्टर से आकर पाकिस्तान को अजीम बनाएगा। और नो डाउट आप इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड बना रहे हैं और ये बहुत मैटर करता है। वेल थैंक यू सो मच राशिद फॉर बीइंग विद अस एंड गुड लक फॉर नेक्स्ट जितने भी आपने रिकॉर्ड बनाने हैं। रियली होप कि आपकी जल्दी सेंचुरी भी मुकम्मल हो जाए। इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नून लीग के नाराज अरकान का मामला जरा डिस्कस कर लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंस तब भी इख्तियार कर गए जब अब सेनेट इंतखाबात आ रहे हैं, और जो नाराज अरकान है उनका सिलसिला तो काफ़ी अरसे से चल रहा था, और लेकिन अब जो है वो देखना ये होगा कि जब फंड्स दिए गए तो उनको फंड्स भी मिले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने कल भी डिस्कस की थी, पार्टी की आदत पर उन्होंने इल्ज़ामात की बौछार भी लगा दी, और जब 1-on-1 उनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं हम आज भी पार्टी का हिस्सा हैं और ये हमारा जमहूरी हक है कि अगर हम इख्तलाफ कर रहे हैं। नाराज अरकान ने अपनी तोपों का रुख मरियम नवाज और नवाज शरीफ की जानिब कर दिया। इसके साथ साथ ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का गठजोड़ है, अशरफ अंसारी का किरदार क्या रहा इसमें, मियां साहब के ऊपर क्या क्या बातें करते रहे वो, फिर उसके साथ साथ जलील शरफपुरी साहब का बयानिया क्या है, अपनी पार्टी का क़यादत, मरियम नवाज के बारे में वो क्या क्या कहते रहे, अपने फैलो जो असेंबली के मेंबर्स हैं उनके साथ उनके इख्तलाफात भी सामने रहे। तो इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि असल में ये हो क्या रहा है। हमारे साथ इस वक्त MPA पीपल्स मुस्लिम लीग नवाज से मियां अब्दुल रऊफ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, क्या हाल चाल? जी शुक्र। वो ऐसा हुआ है ना कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और तमाम पार्टीज जो है वो एक PDM के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो गई, तो फिर वो कहीं ना कहीं मिक्स हो जाता है। अभी ये जो मामला है, आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जिसमें मुस्लिम लीग नवाज से इख्तलाफ रखने वाले वो कहते हैं हमें नाराज ना कहें, हमें ये भी ना कहें कि हमने नवाज लीग छोड़ दी, हम सिर्फ इख्तलाफ रखते हैं। आपको लगता है कि क्या ये जमहूरी हक है उनका इस तरह से इख्तलाफ रखना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमहूरी इख्तलाफ रखना हर बाशऊर या सियासी वर्कर का हक है, लेकिन जो हमारा निज़ाम है उसके अंदर हम एक मैंडेट लेके आए हैं एक पार्टी से, मुस्लिम लीग नून से। अगर उनको पार्टी से कोई इख्तलाफ था तो हमारी पार्लियामानी पार्टी के इजलास होते हैं, वो अपना नुक्ता नज़र उसमें रखते, उन्होंने अपना नुक्ता उसमें नहीं रखा। वो पार्टी से नाराज़ नहीं है, वो अपनी लालच के लिए गए हैं, अपने फ़ायदों के लिए दूसरी पार्टी में शिफ्ट करके गए हैं, और ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर उनको कोई इख्तलाफ था पार्टी की आदत से था या उनकी पॉलिसियों से, तो पहले वो रिज़ाइन करते, हमारा मैंडेट वापस करते, दोबारा वो इलेक्शन में जाते। अगर वो जीत जाते या हारते तो उस पार्टी के साथ रहते, अपना वो जो भी बयानियाँ देते वो हमें कबूल था। लेकिन पार्टी के अंदर रह के जब उनको मुस्लिम लीग नून ने अपनी पार्टी से फारिग कर दिया, निकाल दिया, तो वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा डॉक्टर साहब वो कहते हैं ये मुस्लिम लीग नवाज हमें पार्टी से नहीं निकाल सकती, हमने खून दिया इस पार्टी के लिए, हमने बेइंतहा कुर्बानियां दी हैं, ये पार्टी नहीं डिसाइड कर सकती कि हम इसका मेंबर हैं या नहीं। मैं नहीं समझता कि उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। मियां जलील साहब जो मेरे साथ वाले हल्के से MPA बने हैं, मैं उनके ऊपर बहस नहीं करना चाहता, लेकिन चूँकि आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है तो मैं बता देता हूँ रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कि वो जब नून लीग के टिकट पे MN मुंतखब हुए तो उनको काफ लीग अच्छी लगी, काफ लीग में चले गए। जब काफ लीग पे बुरा वक़्त आया तो वो मुशर्रफ लीग में चले गए, मुशर्रफ लीग में उनको कुछ नहीं मिला तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ा तो वो PTI में आ गए, PTI को छोड़ा नून लीग में आ गए। अब नून लीग ने उनको फिर इज्जत दी, तो फिर उन्होंने वही पहले वाला काम किया, पार्टी को छोड़ दिया। ये अच्छा, ऐसा क्यों होता है? आप लोगों को, आप अगर वज़ीर आला पंजाब से मिलना हो अपने हल्के के कामों के लिए या कुछ भी करने के लिए, क्या पार्टी उस चीज़ की इजाज़त नहीं देती? वो कहते हैं एतराज़ ही यहाँ से शुरू हुआ था कि हम बुज़दार साहब से जाकर क्यों मिलते रहे। नहीं, बुज़दार इस यहाँ से नहीं शुरू हुआ, वो जिस दिन जीते थे ना जी, उससे वेरी नेक्स्ट डे वो पार्टी को छोड़ के चले गए थे और वो PTA का हिस्सा बन गए थे। अच्छा, वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अगर वो आज ऐलान करते हैं कि मैं PTA का हिस्सा हूँ तो वो डिसीट हो जाएंगे, उन्हें इलेक्शन में जाना पड़ेगा, जो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मैं दोबारा इलेक्शन में जाऊँ। तो लॉयल्टीज फॉल नहीं करती उनकी नवाज लीग के साथ? जो है ना मियां जलील साहब, मैं नहीं समझता कि वो किसी के साथ भी मुखलिस हैं, वो बड़े दिलचस्प आदमी हैं। आपने पूरी हिस्ट्री मुझे उनकी बता दी साहब, लेकिन ये तब भी पता था जब उन्होंने नून लीग ज्वाइन की, तो फिर ये तो पार्टी को सोचना चाहिए था टिकट देने से पहले भी कि तमाम मामला तो मैं समझता हूँ कि ये हमसे गलती हुई, हमने उनका इंतखाब किया, और ये मैं अपने सर पे लेता हूँ कि मैंने भी उनकी सिफारिश की। चलो वो सीट जो पुराना हल्का है वो मेरा PP 165 वो मेरा पुराना हल्का था, जब नई हल्का बंदी तो मेरा सारा हल्का जो है ना उसमें चला गया, तो मैं दूसरी बार जो मैं जहाँ मेरा घर है वो 138 में आ गया, तो मुझे यहाँ से फिर टिकट मिली। तो उस वक्त वो था ऐसा कि चलो इनको ये इनकी ख्वाहिश थी कि मैं आप आइंदा नहीं ऐसा नहीं करूँगा, उन्होंने करान भी दिया था हमें ओथ भी दिया था कि मैं आइंदा लोटा नहीं बनूंगा। ठीक है, और फिर मैं उस वक्त भी मैंने इख्तिलाफ किया था
कि ये शख्स पार्टी के साथ मुसलसल नहीं रहेगा, इसको हमेशा वो रास्ता अच्छा लगता है जो इक़्तिदार की तरफ जाता है, और अब उसने उसी रास्ते का इंतखाब किया। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर आप जाकर मुलाकात करना चाहें वज़ीर आला से, तो क्या आपकी पार्टी को एतराज़ होगा? वज़ीर आला से मुलाकात जो है ना, हमारे मसाइल वो हमें फंड उन्होंने दिए नहीं, तो मैं बेतुकीर क्यों? शरकपुरी साहब को फंड मिले हैं, उन्होंने ऑन एयर ये बोला। वो माशाल्लाह हम अपने हल्के के मसले के लिए गए थे और अगर हमने फंड ले लिए तो हमारा हक है। ये मसले के लिए वो नहीं गया, वो जब भी जाते हैं ना वो यही बहाना बनाते हैं कि मैं अपने मसाइल के हल के लिए। क्या किया उसने हल्के के लिए? जितने भी फंड उनको मिल रहे हैं वो उनकी जेबों में जा रहे हैं। लेकिन एतराज तो अपोजिशन के तमाम मेंबर्स करते हैं कि हमें फंड्स नहीं दिए जा रहे। तो अपोजिशन को तो एक ईंट का फंड नहीं मिल रहा। मैं आपको बड़ा क्लियर कर रहा हूँ कि अपोजिशन को इस दौर में, जिस दौर में हम रह रहे हैं या वो हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, अपोजिशन को तो वो बर्दाश्त नहीं करते। इसको हुकूमत की पूरी जो तवज्जो है ना वो इसी बात पे है। रऊफ साहब, पिछले 2 साल याद, पिछले 2 टेन्योर्स याद कराऊं जो 10 साल का टाइम था मुस्लिम लीग नवाज का, अपोजिशन को तो तब भी फंड्स नहीं मिलते थे। तो ये तो फिर जिसे कहते हैं ना क्रॉस चलता है कि जैसा आपने किया वैसा ही अब भी हो रहा है और ये बतीरा रहा है मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स का। सिर्फ नवाज लीग की बात नहीं करूंगी, जनरली भी पंजाब में अपोजिशन को फंड मिले, ऑपोजिशन तब भी प्रोटेस्ट करती थी, असेंबली से वॉकआउट कर जाती थी। जो एमपीएस दूसरे को मिलते थे उनको भी मिलते थे, लेकिन चूंकि वो जो हुकूमत में होती है पार्टी, उसमें सीएम साहब का अपना भी बजट होता है जी। तरक्याती फंड्स की मद में ऑपोजिशन को बजट नहीं मिला करता था और मुझे याद है हमने बड़ी बड़ी ट्रांसमिशंस और बड़े बड़े इख्तलाफात जो हैं वो दिखाए भी थे इस पर। लेकिन बहरहाल चलें आज की बात कर लेते हैं। अब सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं और इन नाराज अराकीन की लॉयल्टीज जो हैं वो आपको क्लियरली क्या लग रहा है कि वो आपके साथ होंगी? क्योंकि मेंटली वो कहते हैं दिल से आज भी हम मुस्लिम लीग नवाज के साथ ही खड़े हैं। मैंने उनसे कल ये पूछा कि आप वोट देंगे मुस्लिम लीग नवाज के मुंतखब करदा उम्मीदवारों को, तो उन्होंने कहा वो हम हमारी सवाबदीद है, हम उस वक्त देखेंगे। नहीं, मैं नहीं समझता कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे। वो जाके अंदर वो है ना वो पीटीआई को दे। पीटीआई तो फिर इसका मतलब ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। ओपन बैलेटिंग अगर कानून पास होता है तो ठीक है, ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि आईनी तरमीम का बिल पास होना चाहिए? आईनी तरमीम अगर बिल आता है तो उस पर डिस्कशन होगी, अगर पास होगा तो हम ओपन पे जाएंगे इंशाल्लाह। ओपन पे जाएंगे, आपको कोई एतराज नहीं है। वेल, थैंक यू सो मच मियां अब्दुल रऊफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और मुस्लिम लीग नवाज का स्टांस जो है वो बड़ा वाज़ेह है इसमें कि अगर लॉयल्टीज हमारे साथ फॉल नहीं करती तो वो मेंबर हमारी पार्टी के नहीं हो सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जहां क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया, वहीं पर मुस्लिम लीग नवाज की पॉलिसीज को भी तनकीद का निशाना बनाया। तो डेफिनेटली वो अराकीन जो छोड़ चुके हैं पार्टी, वो अब जितना मर्जी कह लें कि वो दिली तौर पर मेंटली मुस्लिम लीग नवाज के साथ हैं, अब मुस्लिम लीग नवाज को भी नहीं लगता कि वो मेंबर्स जो है वो उनके साथ हैं या उनकी लॉयल्टीज वहां पर फॉल करती हैं, क्योंकि वो निकाल चुके हैं उन्हें पार्टी से और इस डिसीजन पर वो कायम व दायम है। हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, जहां पर हम डिफरेंट पॉलिटिकल सिनेरियोज डिस्कस कर रहे हैं। सेनेट इंतखाबात के आते ही मेंबर्स असेंबली पर जो नवाजिशात की बरसात है वो कर दी गई है और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुराना मौक़िफ़ बहुत याद कराया जा रहा है। वो चाहे तज्ज़ियाकारों को याद कराएं या वो चाहे पॉलिटिशियंस याद कराएं कि खान साहब आपको याद है आपका क्या कहा करते थे कि MPAs MNAs को फंड्स नहीं मिलने चाहिए, ये फंड्स निचली सतह पर जाने चाहिए, तरक्याती कामों के लिए तो बिल्कुल 1 रुपए का फंड नहीं देना चाहिए, ये करप्शन होती है, ये हॉर्स ट्रेडिंग होती है, ये खरीदारी होती है। बहरहाल उस पर भी अब जो है वो खुलकर चीज सामने आ गई है कि अराकीन असेंबली को 50-50 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अराकीन असेंबली को तरक्याती फंड्स देने के मामले का नोटिस लिया और उनकी सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। जस्टिस काजी फायज ईसा ने वज़ीर आज़म की जानिब से अराकीन असेंबली को तरक्याती फंड्स देने के मामले का नोटिस लेते हुए एडवोकेट जनरल्स, अटॉर्नी जनरल्स को नोटिस जारी किया और जवाब तलब कर लिया। और साथ ही साथ ये भी बताएं कि अखबारी खबर पर उन्होंने ये नोटिस लिया था क्योंकि अखबार में खबर थी कि मेंबर्स को फंड्स जारी किए गए हैं और उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि क्या वज़ीर आज़म का तरक्याती फंड देना आइन और कानून के साथ साथ अदालती फैसलों के मुताबिक है। अटॉर्नी जनरल हुकूमत से हिदायत लेकर अदालत को आगाह करें, अगर ये तरक्याती फंड्स आइन और कानून के मुताबिक हैं तो मामला खत्म कर देंगे, अगर तरक्याती फंड्स का मामला आइन के मुताबिक ना हुआ तो कार्रवाई की जाएगी और फिर कार्रवाई बेंच
जिस पर जो बेंच करेगा उस बनाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को इरसाल किया जाएगा। और अटॉर्नी जनरल ने ज़ाहिर ये कहा कि हुकूमत से हम जवाब लेंगे और उसके बाद आपसे बात करेंगे और ये केस का सिलसिला जो है वो दरख्वास्त का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक और मामला जिस पर इस टॉपिक के साथ मैंने बात करनी है वो वज़ीर आज़म के हवाले से है, जिसमें वज़ीर आज़म ने जो शुगर स्कैंडल हुआ था पूरे पाकिस्तान ने उस रिपोर्ट को देखा था। वज़ीर आज़म ने कल ये कहा है कि ये किसी के बाप का नहीं, अवाम का मुल्क है और मेरी हुकूमत में दोहरा मयार नहीं चलेगा। वो दौर गया जब अशराफिया की मालूमात अवाम तक नहीं पहुंचती थी। उन्होंने कहा कि शुगर कमीशन रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट पब्लिक की गई, आवाम को बताया गया। टैक्स रिकॉर्ड में टेम्परिंग करने वाली फैक्ट्रियों को 345 अरब रुपए के टैक्स डिमांड नोटिस जारी कर दिए गए हैं और फिर FBI तहकीकात में 345 अरब के टैक्स में घपले का इंकशाफ भी हुआ। कवानीन में तरमीम के मामले पर वज़ीर आज़म ने चेयरमैन FBI पर नाराजगी का और खफगी का इजहार भी किया। तो इस तमाम मामले पर हम बात करेंगे। MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ऑन अब्बास बप्पी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ऑन साहब। जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया ऑन साहब वक्त देने के लिए। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे तरक्याती फंड्स का जो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, अटॉर्नी जनरल से जवाब भी तलब कर लिया गया है। तो ये कहिएगा कि ये जो पूरा मामला है तरक्याती फंड्स का, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले खुद कहती थी ये नहीं होना चाहिए, MPA-MNAs को 1 रुपए का फंड नहीं मिलना चाहिए, तो फिर अब राइट बिफोर सेनेट इलेक्शंस क्या हुआ ऐसा कि डेवलपमेंट फंड्स जारी करने पड़े मेंबर्स के लिए? बीबी मेरे ख्याल में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आज आपका और मेरा प्रोग्राम सिर्फ पनाह गाँव के हवाले से था और पाकिस्तान बैतुल माल के हवाले से, पॉलिटिकल शो के हवाले से तो मेरे ख्याल होमवर्क का प्लान नहीं हुआ था। तो आप जवाब नहीं देना चाहेंगे इस बारे में? आपकी पार्टी के बारे में बात हो रही है, इट्स ओपन। नहीं, जवाब तो खैर मैं दे सकता हूँ, लेकिन मेरा जो होमवर्क जो मुझे क्वेश्चन भेजा गया था वो तो पनाह गाँव के हवाले से। फिर मैं आई रिप्रेजेंट पाकिस्तान बैतुल माल राइट नाउ, और जो क्वेश्चन भेजा गया था तो पनाह गाँव के हवाले से भेजा गया, तो सारा होमवर्क तो इस वक्त पनाह गाँव के हवाले से है। सर हमारे कोऑर्डिनेटर ने आपसे जब कोऑर्डिनेट किया था तो अली ने ऑन रिकॉर्ड है कि आपको पॉलिटिकल टॉपिक्स बताए गए थे कि हम उसके ऊपर बात करेंगे। जी जी, नो चले ठीक है, लेकिन हमारा मौजूद है जो मैसेज मुझे भेजा गया जी आपकी तरफ से। चले इस बात को मैं तो आपकी प्रोग्राम दोबारा कर लो, मैं अपना होमवर्क करके इस पे आ जाता हूँ। चले ठीक है, वो टॉपिक फिर हम दोबारा रख लेंगे और आपको पहले से बता देंगे, लेकिन कोई हर्ज नहीं था इस पर कमेंट करने के लिए। जाहिर है मेंबर असेंबली हैं आप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं ना। होमवर्क की क्या बात है इसमें? मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दीजिए। जिस चीज का होमवर्क ना हो ना, जिस चीज का होमवर्क ना हो उस पर पार्टी को रिप्रेजेंट करना, जिस चीज का आपका होमवर्क ना हो। देखिए बात सुने, मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नॉमिनेटेड। सो जिस चीज का आपके पास होमवर्क ना हो, आप उस पर बात करना शुरू कर दें तो ऑब्वियसली उसकी न्यूसेंस वैल्यू डिफरेंट हो जाती है, और पार्टी को रिप्रेजेंट गलत करना ये भी मेरे ख्याल एथिकली वैल्यूज में नहीं आता मुनासिब। सो अब बगैर होमवर्क की किसी चीज पर बात करना मेरे ख्याल मुनासिब नहीं होगा। बगैर होमवर्क की आप बात नहीं करना चाहेंगे इस चीज़ के ऊपर, चलें हम इसको छोड़ देते हैं। आपने कहा बैतुल माल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर हम उसी के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर मुझे मेरे प्रोड्यूसर साहब इजाजत देते हैं तो आपके कहने पर हम स्टोरी चेंज कर लेते हैं। सो बैतुल माल 2.5 सालों में, ऑलमोस्ट 2.25 सालों में, मुझे बताइएगा कि क्या क्या इकदाम किए गए हैं इस पूरे डिपार्टमेंट के अंदर, और कहाँ कहाँ पर आपने कमियां देखी हैं, क्या क्या चैलेंजेस थे जिनको आपने बेहतर किया? थैंक यू वेरी मच जी। 2 साल पहले जब 2.5 साल पहले मुझे MD पाकिस्तान बैतुल माल लगाया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, तो उस वक्त जो मेजॉरिटी हमारा जो इशू था, जो स्ट्रेस था, वो था कि तालीमी जो हलशब्स हैं बैतुल माल जो दे रहा था उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए। हम जो सेहत के मामले में बैतुल माल पहले कर रहा था, पहले प्रोसेसिंग बहुत स्लो होती थी, उसमें थोड़ा सा डिजिटलाइज किया जाए। हमारे जो ऑर्फनेजेस थे, यतीम खाने थे पाकिस्तान में, उनकी तादाद को बढ़ाया जाए, उनके स्टैंडर्ड्स को बढ़ाया जाए, और बहुत सारी लातातवाजा प्रोजेक्ट्स है जिसको हमने बेहतर करने के लिए काम करना था। तो
प्राइम मिनिस्टर का जो फोकस था कि पहले सबसे पहले तुम सेहत, फिर उसके बाद यतीमों पे और फिर तालीम पे एक प्रायोरिटी लिस्ट मेरे साथ तय की गई थी। हमारे पास उस वक्त 35 के करीब यतीम खाने पूरे पाकिस्तान में मौजूद थे, जो कि पाकिस्तान बैतुल माल चला रहा था। हमने उसकी तादाद पहले ही साल में 35 से 55 कर दी। इस वक्त तकरीबन कोई 5000 से ज़्यादा यतीम बच्चे पाकिस्तान बैतुल माल पूरे पाकिस्तान में अपने पास रखा है, जिनकी ना सिर्फ तालीम बल्कि उनकी सेहत, उनके खाने का बंदोबस्त, बल्कि उनकी नशोनुमा और उनकी जो मेंटल कैपेसिटी और कैपेबिलिटी उसके हवाले से काम हो रहा। दूसरा जो हमने काम वो किया कि जो मेडिकल के पेशेंट्स थे जो कि पूरे पाकिस्तान में फैक्ट्रीज थे, जो कि अपने इलाज मुआवजे की सहूलत जो है उनको मैसर नहीं थी या उनके पास फंड्स नहीं होते थे, तो उसकी असिस्टेंस को बढ़ाया। पहले ही साल में हमने जो रूटीन में हमारी जो तादाद होती थी नॉर्मली जो बैतुल माल जिनको ध्यान करता था, इससे पहले हमसे पहले वो 10 से 11,000 पेशेंट्स होते थे, हमने पहले ही साल में इसकी तादाद 21,700 तक ले गए और 3.1 अरब रुपए के जो फंड्स थे वो खर्च किए। और जिसमें सबसे ज़्यादा पेशेंट थे, तकरीबन 13,000 के करीब जो पेशेंट थे वो पेशेंट थे जो कि कैंसर के पेशेंट थे, जिन पे हमने तकरीबन 2 अरब रुपया पाकिस्तान बैतुल माल ने खर्च किया और उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट कराया। दूसरा फिर हमने स्कॉलरशिप्स जो थे वो बढ़ाए। आपको जैसे कि पता होगा इस साल एहसास के बैनर के नीचे हमने 50,000 अंडर ग्रेजुएट के स्कॉलरशिप दिए और पोस्ट ग्रेजुएट के स्कॉलरशिप से वो पाकिस्तान बैतुल माल ने तकरीबन 7,000 स्कॉलरशिप्स हमने दिए। इसके बाद हमारा जो मेन प्रोजेक्ट था वो प्राइम मिनिस्टर को आपको शायद पता हो, इस साल की जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है प्राइम मिनिस्टर की और हमारी गवर्नमेंट की, वो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। और दूसरा प्रोजेक्ट है कोई भूखा नहीं सोएगा। पहला प्रोजेक्ट तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ है, वो केपी गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, जिसमें 10 करोड़ पंजाब के अवाम को और 4 करोड़ केपी के अवाम को सेहत सहूलत कार्ड दिया जाएगा, जिसमें 7,20,000 पंजाब में और 10 लाख रुपए का इलाज केपी के में फ्री किया जाएगा। जो दूसरा प्रोजेक्ट है कोई भूखा नहीं सोएगा, वो प्राइम मिनिस्टर ने पनाहगाह की सूरत में पाकिस्तान बैतुल माल को दिया। हमने ये प्रोजेक्ट अक्टूबर 2019 में टेक ओवर किया था, जिसके तहत हमने 5 पनाहगाहें पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मॉडल पनाहगाहें बनाई थी। इन पनाहगाहों का मकसद ये था कि वो लोग जिनके पास छत नहीं है रात को सोने के लिए, जिनको खाना नहीं है, खाना नहीं मिलता, उनको इस तरह की रिहाइश गाहें बनाई जाए जहाँ पे वो इज्जत और इज्जत नफ्स के साथ वहाँ पे आके ये खाना खा सके, रात को रिहाइश कर सके। तो हमने 5 इनिशियली इस्लामाबाद में बनाई, प्राइम मिनिस्टर को बहुत पसंद आई। प्राइम मिनिस्टर ने फिर कहा कि इसका जो दायरा कार है पूरे पाकिस्तान में बढ़ाया जाए। फिर उसके बाद हमने 5 इस वक्त कराची में खोल दी हैं, औरंगी टाउन में, कुरंगी में, लियारी, मलीर, सरजानी टाउन, सोहराब कोट में, और फिर हमने बलूचिस्तान में इस वक्त 4 खोल दी हैं, गवादर, लसबेला, क्वेटा और चमन की खुलने वाली है इंशाल्लाह। 8 हम केपीके में बनाने जा रहे हैं हर डिविजनल हेडक्वार्टर में और 8 हम पंजाब में। तो हमारा प्लान ये है कि 30 अप्रैल तक हम 40 के करीब पनाहगाहें पूरे पाकिस्तान में मॉडल पनाहगाहें खोल देंगे। और इन पनाहगाहों को जो चलाने का जो सिस्टम है वो इतना बेहतरीन होगा, और मैं आपके कह सकता हूँ कि किसी भी मीडिया लोग कि आप बल्कि हमें सपोर्ट करें, ऐसी जगहों पे आप जरूर जाइए, जाके देखिए कि किस तरह पाकिस्तान बैतुल माल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन को लेके चल रहा है। और हर वो शख्स जो इन पनाहगाहों में चाहे रिहाइश के लिए आए या खाने के लिए आता है, तो कितने इज्जत नफ्स, कितनी इज्जत के साथ उसको वो ट्रीट किया जाता है, और किसी भी हवाले से उसको वो सरकारी एक इदारे का जो टच है, जो फील है, वो उसको फील नहीं होगा। तो ये हमारा मेन प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। हमने डिजिटलाइज किया अपने पूरे प्रोसेस को। इससे पहले हमारा जो मेडिकल का केस होता है तकरीबन 1 महीना लगता था, हमने इनिशियली सारी मेडिकल एप्लीकेशन जो है ना उसको मोबाइल के ऊपर तैयार कर दिया है जी। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में इस वक्त अगर जाएं, मेजॉरिटी सिर्फ मेजर जो हमारे कैपिटल सिटीज़ में उनमें हमने ये तय किया है, आप जाएं अस्पतालों में, वहाँ पे पाकिस्तान बैतुल माल ने अपना फैसिलिटेशन का डेस्क बना दिया है। उन डेस्क पे जाके जब आप जाके एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो एप्लीकेशन ऑनलाइन तरीके के थ्रू, और इवन कि आपकी जो लैब रिजल्ट्स हैं वो भी सॉफ्टवेयर जो है ना सॉफ्ट कॉपीज ऑनलाइन मेथड के थ्रू हमारे मोबाइल पे ट्रांसफर होती है, और आखिर में जब अप्रूवल करना होता है, इवन कि जो मैंने अप्रूवल करना है वो मेरे मोबाइल पे आ चुका है, मुझे कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना पड़ता, मैं कहीं सिचुएशन क्लियर होती है, हालात बेहतर होते हैं और सिनेरियोज क्लियर होते हैं। एंड पनाहगाह इज वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स जिस पर गवर्नमेंट की नो डाउट तारीफ की जाती है कि पनाहगाहें जो अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान में बनाई जा रही हैं, लेकिन जो मसले मसाइल आते हैं वहाँ पर भी, जैसे आपने खुद ही जिक्र किया कि कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो शायद उस तरह से वहाँ उस पूरे क्राइटेरिया के अंदर, रिक्वायरमेंट्स के अंदर पूरा नहीं उतरते। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिनको हम आम जबान में नशई कहते हैं, वो दूसरों के लिए खतरा भी बन सकते हैं। तो किस तरह से कैटेगराइज किया गया है? क्या हर कोई अंदर जा सकता है या कुछ चेक एंड बैलेंस है जिसके बाद आपको पनाहगाह में रहने की या खाने की इजाजत दी जाती है? थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करिएगा। बीबी, आपको वैसे पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है ना
फिलंथ्रॉपी में मेरा या आप लोगों का तजर्बा उनसे बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह अल्लाह ने उनको इतना एक विजन और सोच दी है कि हम उस मुकाबले में पहुंच नहीं सकते। एक दिन मैंने प्राइम मिनिस्टर्स को एक मीटिंग में कहा कि मैं सर कल रात को जो हमारी चक शहजाद में पनाह गए वहाँ खड़ा था, तो एक फैमिली गाड़ी पे आई, करोला गाड़ी पे आई, उसके साथ वो एक फैमिली थी, खावंद और बीवी थे और उनके साथ 3 बच्चे थे उनके साथ, बच्ची उनकी थोड़ी बड़ी थी, बच्चे 2 छोटे थे। तो वो आए तो उन्होंने खाने के लिए अंदर गए, तो मैंने कहा सर मैं वहाँ पे सोचता रह गया कि इनको शायद खाना हमें सर्व करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। आई वॉज अमेज्ड कि प्राइम मिनिस्टर ने 1 सेकंड के अंदर मुझे कहा कि हम कौन होते हैं किसी से सवाल पूछने वाले कि तुम यहाँ खाना खाने क्यों आए हो। तो अगर वो गाड़ी पे आया और उसको भूख लगी है और वो अफोर्ड नहीं कर पाता तो हम कौन होते किसी सवाल पूछने वाले। हम किसी की इज्जत नफ्स और अना को बिल्कुल मजरूर नहीं करेंगे। तुम किसी से सवाल नहीं पूछ सकते कि कौन खाना खाने। सो चाहे अगर वो नशाई है, चाहे वो किसी भी है, खाना खाना ये उसका एक राइट है पड़ा। हाँ, जहां तक रिहाइश का बंदोबस्त है, अगर किसी ने रात को वहां रिहाइश रखनी है तो उसका आईडी कार्ड होना हमारे लिए मस्ट है। और आईडी कार्ड को लेने के बाद हम रात को पुलिस को डाटा भी भेजते हैं जो लोकल थाना होता है, ताकि उसको सर्टिफाई कर दे कि किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड में वो रजिस्टर्ड तो ना हो। और नॉर्मली तौर पे जिस तरह के लोग आपने कहा, इस तरह के लोग रात को रहने के लिए पनाह गांव में अमूमन आते नहीं है, क्योंकि वो इतना उनके पास आईडी कार्ड और डॉक्यूमेंट्स भी नहीं हो पाते। सो खाना खाना किसी पे कोई पाबंदी नहीं। रिहाइश के लिए ऑब्वियसली हम थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन जरूर अप्लाई करते हैं, ये एक इशू जरूर है। बिल्कुल सही। एंड आई थिंक ये बड़ा जबरदस्त काम भी है और लोगों की खिदमत। लेकिन वहीं पर मैं फिर आपसे कोई सवाल पूछूंगी अवाम के बारे में, और जनरली तो आप कहेंगे कि आपका होमवर्क नहीं है और आप उस पर कमेंट नहीं करना चाहते। सो यही बता दीजिएगा कि अगर कोई बैतुल माल की जो आप फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं उससे आपने कह दिया सर ऑन रिकॉर्ड आ गया, आपने 3 दफा सवाल पूछने पर बोला कि मेरा होमवर्क नहीं है, आई वुडंट कमेंट ऑन इट। सो मैं पूछूंगी भी नहीं सवाल। अब मेरा बड़ा जेन्युइन से सवाल है कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसे डिजर्विंग लोग हैं, बिल्कुल मैं बिल्कुल नहीं होमवर्क नहीं, बिकॉज़ आप तो बता रही था जी, ये 3 मस्कीन लोग हैं और वो बैतुल माल से या ऑर्फनेज से या जो पाकिस्तान गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है उससे फायदा उठाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, तरीकेकार क्या है? नॉर्मली लोगों को पता ही नहीं होता। ये जो गरीब लोग हैं जो फुटपाथों पर सो जाते हैं, जो भीख मांग कर अपना गुजारा करते हैं, अगर तो आप जिस तरह बता रहे हैं कि बड़ी जबरदस्त फैसिलिटीज हैं, वो इन प्लेटफॉर्म्स पर चले जाएं तो शायद उनकी जिंदगी भी बन जाए और बदल जाए। तो तरीकेकार क्या है उन लोगों के लिए, जरा समझाइएगा। देखिए बीबी, आज क्योंकि डिजिटल का दौर है तो हर चीज़ इस वक्त जो है ना वो ऐप्स पे आ चुकी है। बैतुल माल की अपनी वेबसाइट एक अलग चैप्टर है, बैतुल माल के दफातर अपनी जगह पे मौजूद हैं। मैं पहले आपको सिर्फ वेबसाइट के हवाले से बता देता हूँ। डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज हैं। अगर आपने तालीमी स्कॉलरशिप के लिए जाना है तो आप बैतुल माल की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करके आप IF एजुकेशन की पॉलिसी के तहत फिल कर सकते हैं। हम उसको डाटा वेरीफाई करने के बाद आपकी यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली आपकी फ़ी जो है, जिसमें आपकी बोर्डिंग, जिसमें आपकी लॉजिंग तो शामिल होगी, खाने की फ़ीस हम पैसे नहीं देते, और आपकी ट्यूटरिंग फ़ीस और सेमेस्टर फ़ीस पूरी अदा कर देते हैं। आगे इसी तरह अगर आपने मेडिकल के फंड में असिस्टेंस अप्लाई करनी है और आपके पास सेहत सहूलत कार्ड मौजूद नहीं है या इनएक्टिव है, या वो कार्ड की लिमिट आप 7,20,000 रुपए क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि क्रॉनिक केसेस में या कैंसर के केसेस में नॉर्मली लोग 7,20,000 की लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, या अनफॉर्चुनेटली किसी फैमिली में अगर 1 साल के दरमियान दूसरा केस आ जाए तो उस सूरत के अंदर फिर उनको ये पाकिस्तान बैतुल माल के पास आना पड़ता है। तो अगर वो आप IFA मेडिकल का केस अप्लाई करें, हम वेरिफिकेशन करने के बाद, डॉक्टर से चेकअप्स करने के बाद डायरेक्टली हॉस्पिटल को आपकी बिहाफ पे पेमेंट करके आपको SMS के थ्रू इतला कर देते हैं कि आपकी बेस पे इतनी पेमेंट डिलीवर कर दी गई है, आप जाके अपना इलाज कर लीजिए। इसी तरह अगर आपके घर पे या आपके कर्ब जवार में कोई यतीम बच्चा हो तो पाकिस्तान बैतुल माल के चलने वाले जो ज़ेर तहतमाम चलने वाले जो इदारे हैं, 53 के करीब 53 के करीब जो हमारे दारुल एहसास हैं, आप करीबी दारुल एहसास में जाके अपना बच्चा रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास गार्डियन का सर्टिफिकेट होना लाजमी है। सड़क से किसी बच्चे को पकड़ के वहां जाके दाखिले की कॉन्सेप्ट अभी मौजूद नहीं है हमारे पास, क्योंकि जब तक गार्डियन नहीं आता हम उस बच्चे को दाखिला नहीं दे सकते। उसका फॉर्म भी लोकल जो सेंटर्स हैं उनमें जाके वहां पे उनको अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा आपके पास अगर माजूर हैं या पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं और आपको व्हील चेयर चाहिए तो पाकिस्तान बैतुल माल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वाहिद वो इदारा है इस वक्त जिसने पाकिस्तान के 12 शहरों में ऑनलाइन सिस्टम के तहत एप्लीकेशन फॉर्म लॉन्च किया है कि आप अपनी बैतुल माल के तहत अपनी व्हील चेयर अप्लाई कर सकते हैं। और वो व्हील चेयर ना सिर्फ हॉस्पिटलाइज व्हील चेयर नहीं होगी, वो कस्टमाइज व्हील चेयर होगी जो कि आपके कद, आपके वजन, आपकी लेंथ के हिसाब से वो आपका पूरा साइज लेने के बाद
थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट इट मोर एंड मोर एंड स्प्रेड द अवेयरनेस, ताकि मुस्तहिक लोग और जो गरीब लोग हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड गुड लक कि आप ये काम कंटिन्यू रखें। लेकिन एक शूट है कि अगर जो कमिटमेंट हुई होती है उसी पर रहें। हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, लेकिन पार्टी को रिप्रेजेंट करना या कोई जवाब देना, उसमें मुझे नहीं लगता कि होमवर्क की ज़रूरत है। सर, मेरा भी होमवर्क नहीं था बैतुल माल के लिए, मैं बिल्कुल मेंटली तैयार नहीं थी। मेरे लिए टॉपिक और स्टोरी पॉलिटिकल थी, बट आपने बोला और मैंने चेंज कर लिया। दैट्स व्हाट मेक मी एन एंकर। आप एमपीए हैं, आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जवाब ऑन रिकॉर्ड देना कि आपका होमवर्क नहीं है, मुझे समझ नहीं आया। और तीसरी दफा सवाल पूछा, बड़ा सिंपल सा सवाल था, डेवलपमेंट फंड्स सेनेट से पहले क्यों दिए गए? आप एमपीए हैं, आप बता दें। आप नहीं बता सके, फिर आपने कहा आप बात कर सकते हैं लेकिन आप करना नहीं चाहते। आई डोंट नो आप क्या कहना चाह रहे थे। बहरहाल जी, हमने तो आपकी इज्जत दी, आपके अल्फाज को, और अपना टॉपिक चेंज कर दिया, और फिर हमने आपसे बैतुल माल पे बात कर ली और तारीफ भी की। आप देखिए कि जो चीज़ अच्छी है उसकी तारीफ भी होनी चाहिए, प्रोजेक्शन भी होनी चाहिए, और मेरा तो प्राइम पर्पस है कि मैंने अवेयरनेस देनी है। जितने लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, जो गरीब लोग हैं, मुस्तहिक लोग हैं, वो ज़रूर फ़ायदा उठाएं। जो अच्छी चीज़ है वो दिखनी भी चाहिए और उसका फ़ायदा भी होना चाहिए। अब मूड को थोड़ा सा लाइटर करते हैं, एक मजे की खबर सुनाते हैं आपको जी। दुनिया भर में अनोखे फनपारे बनाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन इस बार वियतनाम के इंतहाई बासाबिर और जो वहाँ आर्टिस्ट थे, उन्होंने शुतुरमुर्ग के अंडे पर 45 ईयर्स से जायद सुराख किए और खूबसूरत शाहकार तश्कील दिया, दुनिया को हैरान कर दिया। इस अंडे पर बाज सुराख 0.2 मिलीमीटर तक बारीक है, और यही वजह है कि इस पर 3 साल का तवील अरसा लगा। मतलब आप सोचें कि एक शुतुरमुर्ग का अंडा है जो कि सबसे बड़ा होता है, आप उसके ऊपर फोकस करके बैठे हैं और आपको एक एक सुराख करना है विद मेजर कि किस तरह से कितना सुराख हुआ। और आप सोचिए कितना प्यारा ये शाहकार जो है वो उन्होंने बना दिया, और उस आर्टिस्ट ने 3 साल लगाए हैं इसको बनाने में जी। 30 साल ये आर्टिस्ट है जिनका ताल्लुक हनोई से है, और एक अशरे से मुर्गी के अंडों को बारीक सुइयों से छेद कर उस पर खूबसूरत डिजाइन काटते थे। ताहम इस बार शुतुरमुर्ग का अंडा लिया उन्होंने, और इस पर सारा मवाद जो है वो इंजेक्शन से निकाला, फिर उसके बाद उस पर काम शुरू किया। और सब्र और मेहनत इंसानी तारीख में किसी अंडे पर सबसे ज्यादा खूबसूरत और पुरकशिश मीनाकारी भी है कि उन्होंने किस कदर सब्र का मुजाहिरा किया, किस कदर मतलब इम्पेशेंस नहीं है वो। आर्टिस्ट लोग बड़े, जिसे कहते हैं ना कि अपने प्रोजेक्ट के लिए बड़े फोकस्ड, बड़े कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। मैं तो नहीं फोकस कर सकती, मुझे लगता है कि मैं अगर चाय भी पीऊंगी तो आई एम सो इम्पल्सिव इन माई एक्शंस कि शायद मेरी कॉफ़ी जो है वो गिर जाएगी टेबल के ऊपर, क्योंकि मेरा फोकस शायद कुछ और होता है। ज़बरदस्त जी, बड़ा अच्छा काम किया है, वेरी गुड। ये यूनिक चीज़ें कभी कभी बड़ी इंटरेस्टिंग भी हो जाया करती हैं। फिलहाल एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और छोटी सी एक ब्रेक लेनी पड़ी हमें, लेकिन हम बात कर रहे थे आज के दिन की मुनासिबत से, और 4 फरवरी को दुनिया भर में वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। पाकिस्तान में भी इस हवाले से मुख्तलिफ तकारीब और अवेयरनेस सेगमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट मीडिया चैनल्स पर चल रहे हैं। वर्ल्ड कैंसर डे से मुराद कैंसर के बारे में आगाही देना है, अवेयरनेस फैलाना है, क्यों हम इस डेडली डिजीज़ में पीछे भी हैं, और ये नंबर आए रोज़ बढ़ता चला जा रहा है, ये रेशो बढ़ती चली जा रही है। पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ कैंसर है जो पाकिस्तान में बहुत, जिसमें अगर हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर की, या हम बात करें लंग्स कैंसर की, फिर या हम बात करें ब्लड कैंसर, लुकीमिया की, तो ये वो 3 टॉप कैंसर्स में आती हैं जो पाकिस्तान में, जिसकी रेशो सबसे ज़्यादा है। तो इस पर हम बात करेंगे कि कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि ज़ाहिर कुछ भी ऐसी ना तो ऑब्वियस अलामात हैं ना ही ऑब्वियस रिस्क फैक्टर्स हैं, बट कुछ रिसर्चेस हैं, कुछ डॉक्टर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसको हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, वो हम आज आप तक पहुँचाएंगे। डॉक्टर हसन परवेज हमारे साथ मौजूद हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, हेमेटोलॉजिस्ट हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। थैंक यू सो मच, एंड आई बिलीव कि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बीमारी के बारे में बात करने के लिए, कि सबसे पहले तो हमें डिनाइल से बाहर आना है। ये नहीं सोचना कि मुझे नहीं हो सकता, हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, तो मुझे अपने आप को बचाना कैसे है वो मेरी जिम्मेदारी है, उसके लिए आपने मुझे अवेयर करना है। एक्चुअली हर टाइप ऑफ कैंसर की अपनी स्क्रीनिंग है और सिम्टम्स हैं, लेकिन जो कॉमन है, जैसे आज हम बात कर रहे थे लंग और ब्रेस्ट कैंसर या ल्यूकीमियास, जो ब्रेस्ट कैंसर है फीमेल्स में, उसमें या तो कोई लंप होता है, डिस्चार्ज होता है, शेप की इरेगुलरिटी है। अगर उसको फीमेल्स जो हैं अबव 30 इयर्स ऑफ एज फ़ौरन उसको पिक करें और अपनी लेडी डॉक्टर से चेकअप कराएं,
अर्ली एज में मेमोग्राफी की इतनी हेल्प नहीं होती, लेकिन उसमें अगर लंप सस्पिशियस है तो वो बायोप्सी की जाती है। इसमें एक छोटा सा जरा निकाल के सुई के साथ उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, उससे पता चल जाता है कि क्या ये कैंसर है या ये सिस्ट है कोई। अगर कैंसर है तो फिर उसकी आगे ट्रीटमेंट और स्टेजिंग होती है। सही। इसी तरह जो इम्पोर्टेंट बात है उसको पिक करना और अपने डॉक्टर से रुजू करना, वो टाइम पे कर लें तो पहला स्टेप बेहतर हो जाता है। बिल्कुल सही। नंबर 2 है जो हम बात कर रहे थे लंग कैंसर। लंग कैंसर की एक डायरेक्ट इवेल्युएशन जो है ना, वो या तो छाती के सिम्टम्स हो, खांसी हो, सांस चढ़ रहा है, वजन कम हो रहा है या ब्लड आना शुरू हो जाए बलगम में, तो इसके साथ फौरन चेस्ट एक्सरे और लंग्स के डॉक्टर को दिखा के लोग अक्सर फिर हमारे पास आते हैं और हम उसकी बायोप्सी करते हैं फिर उसी गिल्टी की जो लंग में है। सही। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बीमारियां इतनी अग्रेसिव हैं कि बाय द टाइम हम उन तक हमारे तक मरीज आता है वो फैल गया होता है। लेट स्टेज के अंदर इस डिजीज को रोकना और उसको खत्म करना मुश्किल है। उसमें सिर्फ जो है ना हम श्रिंक कर सकते हैं, लेकिन अब जदीद साइंस के अंदर टारगेटेड थेरेपीज आ गई हैं। कैंसर सेल्स को वो लेबोरेटरी में पढ़ते हैं, उनके रिसेप्टर्स को एवेलुएट करते हैं, डीएनए को देखते हैं, और अब ऐसी दवाइयां आ चुकी हुई हैं, टैबलेट्स भी और टीके भी, जो सिर्फ बॉडी में जाके कैंसर सेल को रोकते हैं, उसकी ग्रोथ रोकते हैं, उसकी मैचुरेशन रोकते हैं। दैट इज द कटिंग एज जिसकी तरफ हमारी सोसाइटी को और हमें जाना है, ताकि हम कैंसर को पकड़ के जल्दी उसकी टारगेटेड ट्रीटमेंट करें। कीमोथेरेपी जो की जाती थी जिससे कि बाल उतर जाते हैं, उल्टियां आती, वो दवाइयां आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है और दुनिया टारगेटेड थेरेपी पे जा रही है, जदीद डेवलपमेंट होती जा रही है। और ऑब्वियसली जब इनोवेशंस होती हैं तो चीजें बेहतर होती हैं, बट उसके लिए यू हैव टू कैच इट फर्स्ट, यू हैव टू डायग्नोस इट फर्स्ट। ये बहुत मैटर करता है। एक और चीज इसी मुनासबत से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो वेस्ट में रिसर्च हो रही है उसको यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए तो वो सेंस बनती है, लेकिन आई थिंक रिस्क फैक्टर्स जो हम पहले बात कर रहे थे कि ये बीमारी क्यों हो रही है, उसके ऊपर हमें अपनी लोकल रिसर्च करनी चाहिए कि हमारी डाइट, हमारा मौसम, हमारी जो खानदानी शादियां जो खानदान में होती हैं, जेनेटिक बहुत ज्यादा इसमें रोल है म्यूटेशंस का, उन चीजों के लिए हमें अपनी लोकल रिसर्च करनी चाहिए। हमारा पानी पोल्यूटेड है, हमारी हवा पोल्यूटेड है, हमारी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, एक्सरसाइज नहीं है, हवा साफ नहीं है, फैक्ट्रियों के करीब हम रह रहे हैं, उसी का पानी सीपेज करके हमारे उसमें जा रहा है ड्रिंकिंग वाटर में, जो पोल्ट्री हम खा रहे हैं उसको हम बहुत ज्यादा हार्मोन्स दे रहे हैं। ये वो चीजें हैं जो वेस्ट ने कंट्रोल की हैं, They have different environment, they have different scenarios, हमारे scenarios different है। मैं तो हमेशा कोई प्रोडक्ट यूज करते हुए भी ये बोलती हूँ कि प्लीज इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स अपनी स्किन पे, अपने बालों पे मत लगाएं, वो आपके लिए नहीं है, आपका एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। अपनी लोकल इस्तेमाल करें, वो ज्यादा फायदेमंद होगी। एनीवेज, आपने रिस्क फैक्टर्स का जिक्र किया, हमारे यहाँ पर बहुत सी मिथ्स भी हैं, जैसे अभी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स की बात कर रहे हैं, बट इन जनरल भी हम ये कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मिथ पढ़ी कि गाड़ी में बैठ जाओ और वो धूप में खड़ी रहे 5-6 घंटे, तो उसके अंदर से जो वो सिक्रेशंस आती हैं वो आपको स्किन कैंसर कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने माँ की ब्रेस्ट के ऊपर कुछ मार दिया, सर मार दिया, या चोट लग गई तो उससे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, या अगर अपने बच्चे को फीड नहीं कराया तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। ये किस हद तक एग्जिस्ट करती हैं रिस्क फैक्टर्स में? देखिए, ये जो जैसे आपने चोट का बताया, ट्रॉमा होता है, उससे एक जख्म बनता है, उसकी रिपेयर होती है, और जब वो रिपेयर वाले सेल्स जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं तो यस दैट कैन लीड टू दिस प्रोसेस। लेकिन उनके अंदर उस पेशेंट में कोई जेनेटिक म्यूटेशन है, टेंडेंसी है तो उस तरफ जाएगा, वरना ज्यादातर जो रिपेयर है वो जख्म बनता है और ठीक हो जाता है। बाकी जो आपने रेडिएशन की बात की, हम वैसे ही हमारा एक्सपोजर बहुत है रेडिएशन को, तो जरूरी नहीं है कि गाड़ी में 6 घंटे की रेडिएशन से हमें ये प्रॉब्लम आए। सही। हम लोग एक्चुअली जो रिस्क फैक्टर्स हमें बेहतर लगते हैं हम उनको एसोसिएट कर लेते हैं डिजीज के साथ। हालांकि हमें एक नॉन बायस्ड, एक जनरल रिसर्च होनी चाहिए हमारी कंट्री में, जो जैसे इंडिया में बहुत होती है, वो अपने रिस्क फैक्टर्स देखते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, और वो गवर्नमेंट फंडेड हो। जब वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या किसी और उससे फंडेड होती है, वो बायस्ड होती है, वो सिर्फ अपनी मार्केटिंग और उसके लिए लगे हुए होते हैं। ज्योग्राफिकली जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कैंसर कॉज कर रहे हैं हमारी कंट्री में, हमें उस पे इन्वेस्ट करना है। जब वो बेहतर होगा तो हमें ट्रीटमेंट की तरफ जाना नहीं पड़ेगा। हम ट्रीटमेंट पे स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन हम प्रिवेंशन पे और उसके रिस्क फैक्टर्स और अर्ली डायग्नोसिस पे नहीं कर रहे। वेरी राइट। एंड आई थिंक अगर हम प्रिवेंशन के साथ साथ जो रिस्क फैक्टर्स और रिसर्च है उसके ऊपर फोकस कर लें तो हम इस बढ़ती हुई रेशो को बहुत हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जहाँ ये सिस्टम की बात है, गवर्नमेंट की बात है, वहीं पर आप लोगों का अपना रोल भी है कि हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है। अपनी लाइफ को एनालाइज कीजिए कि आप किस कदर अपने लिए टाइम स्पेंड कर रहे हैं और हेल्दी वे में कर
रहे हैं, आप किसी भी किस्म की बीमारी से बच सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। और जनरली जो हमने एक पूरी बात की इस चीज़ के ऊपर, आई होप कि आप इन पॉइंट्स को याद रखेंगे और अपना ख्याल खुद रखेंगे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी जी, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।